तो जिस आदमी ने भूख, प्यास और गरीबी देखी है ना, उसको ही पता चलता है कि व्हाट इज गरीबी। और वो हमने देखी हुई है। मैंने कहा मैंने देख लिया है और मैं सीख जाऊंगा। अरे क्या सीखा, हमने पूरी लाइफ निकाल दी, हम नहीं सीख पाए और तुम क्या सीखोगे इतने में? तुम काम नहीं कर सकते। मेरा वर्कर अगर दिल से सुखी है, खाना पीना मिलता है, तो मेरी कंपनी में दिल से काम करेगा। वो भूखा प्यासा मेरे को क्या इनायत देगा? इसके घर में फादर मदर बीमार है, उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है, तो उसका दिमाग तो घर में रहेगा। कभी मेरे स्टाफ को स्टाफ नहीं बोला, मैं मोन्टेज परिवार ही बोलता हूँ उनको। मैं कभी भी किसी को स्टाफ शब्द का यूज नहीं करता। और मेरी कंपनी में आज तक जितने भी लोग आए, शायद ही लोग छोड़ के जाते हैं। और फार्मास्यूटिकल या दूसरी कंपनियों में लोग ढूंढते हैं कि यार हमारे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास एक्सेस स्टाफ रहता है। टॉप 5 एडवाइस आपके हिसाब से क्या दोगे, बिजनेस एडवाइस? अगर आपको वापस चांस मिले पीछे जाने का, तो आप क्या नहीं करोगे? मैं एक तो मार्केटिंग नहीं करूँगा। दूसरी बात, कांतिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइट्स ऑफ टेवन पे। हम लोग शुरू करते हैं आपके बचपन से। आपके बारे में प्लीज़ आप शुरुआत से हमें बताइए। आप कैसा, कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आप बड़े हुए, एंड घर का माहौल कैसा था, वो सब। जय जिनेंद्र। मेरा जन्म 19 अगस्त 1953 में विजयनगर, जो गुजरात की बॉर्डर, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे आया हुआ है और गुजरात में है, वहाँ पर हुआ था। हमारे फादर और उनके बड़े भाई दो की जॉइंट फैमिली थी। कि फादर का जो आर्थिक पोजीशन था इतना अच्छा नहीं था, तो उस थोड़ी सी गरीबी भी बोल सकते हैं, उसमें हम बड़े हुए। इसके बाद हमने वहीं पर, जो हमारा एरिया था विजयनगर, उसको वैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बैकवर्ड एरिया बोलते हैं, वहाँ आदिवासी की ज़्यादा बस्ती है। और फादर ने फिर एक गांव में 1946 से किराना वगैरह की एक जनरल स्टोर, छोटी सी दुकान आदिवासी एरिया में की थी। वहाँ से हमारा निभा चलता था। और इसके बाद मैंने विजयनगर में ही 1 से वो लगा के 10वीं तक पढ़ाई की, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल थी। उसमें मुझे पढ़ने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे में एक खासियत ये अच्छी थी कि मैं एक बार जो भी चीज़ देख लूँ वो कभी भूलता नहीं था। तो पढ़ाई में भी मैं इसलिए थोड़ा पुअर भी था और आगे भी था। और दूसरा कि जब से मैं पढ़ाई कर रहा था, तब से मेरे को थोड़ा मॉनिटर वगैरह, नेतागिरी का शौक ज्यादा था, सेवा का शौक ज्यादा था। अच्छा। इसलिए स्कूल में छा जाता था। शिक्षक, मतलब जो हमारे टीचर वगैरह थे, वो भी मेरे को अच्छी तरह रखते थे, क्योंकि उनका कोई भी स्कूल का काम है वो आगे होके मैं कर देता था। इवन हम हर साल कहीं स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके टूर में जाते, वहाँ पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे पर शिक्षक लोग छोड़ देते थे, और मैं अच्छी तरह उनको निभा भी सकता था। मतलब कि मेरे को उन शिक्षकों का और स्टूडेंट्स का बहुत प्रेम उस टाइम पे भी मिलता था। और इसके बाद 10वीं मैंने जैसे तैसे करके पास की, वैसे इसको बोलते हैं ATKT, इस तरह मैंने पास की। लेकिन मेरा समझ आई, तब से मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये एरिया मेरे लिए बहुत छोटा है। तो मैं सोच रहा था कि मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए, और मेरे में जो ताकत है उससे मुझे कुछ नया करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। दूसरा, मेरे से किसी ज़रूरियातमंद को रोजी रोटी मिले, वो भी मेरी एक अच्छी भावना थी। तो इस तरह मैं 10वीं में मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी और फादर की दुकान पर बैठ गया। 69 में मैंने सुबह में 10वीं की एग्ज़ाम दी, लास्ट पेपर, एंड रात को मेरी शादी थी। तब मेरी उम्र थी 16 साल 9 महीने। अच्छा। हाँ। और आपको ये शादी के बारे में जस्ट उसी दिन पता चला था कि आपकी शादी होने वाली? नहीं, शादी का फादर के बड़े भाई का चलता था घर में, क्योंकि बड़े थे। करेक्ट। और उनका व्यवहार भी हमारे प्रति बहुत अच्छा था, प्रेम था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई, उनका भी एक मेरे से 2 साल बड़ा बेटा था, लेकिन दोनों को साथ में ही वो सब कुछ करते थे। तो बड़े भाई की शादी थी, तो मेरे को भी उसमें शामिल कर लिया कि भाई उस जमाने में एक ही खर्चे में निपट जाएगा। तो पौने 17 साल की उम्र में मैंने शादी की, और उसी दिन मेरा लास्ट पेपर था। और फिर मैंने बोला कि मैं बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना का सोच रहा हूँ, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया कि दुकान पर बैठ जाओ, अब कहीं जाना नहीं है। तो फिर शादी करके दुकान पे ज्वाइंट हो गया। वहाँ मैं 69 से लगा के 77 तक दुकान पे रहा, और उसको मैं मेरी कॉलेज मानता हूँ, क्योंकि बहुत मुझे वहाँ सीखने मिला फादर से और अंकल से। अच्छा। और वहाँ से मेरे को प्राइमरी, मतलब कि जो नॉलेज मेरे में व्यापारिक होना चाहिए, वो वहाँ से मिला। इसके बाद मैंने जो विजयनगर गांव है, वहाँ पर अपना खुद का ग्रेन का बिजनेस चालू किया, होलसेल। बहुत व्यापार किया।
अच्छा, कोई यहाँ इंटरप्ट हाँ करता हूँ, जी। थोड़ा अपन पीछे जाएंगे। जब भी आपके जो परिवार था उसके बारे में थोड़ा और बताइए, जैसे लाइक आपके कितने भाई बहन थे, हाँ। क्या एज ग्रुप गैप था, और क्या क्या चैलेंजेस आते थे, घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल तो वैसे मैंने बताया कि आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हम 5 भाई बहन थे, उसमें मैं सबसे बड़ा था। सेकंड नंबर में एक दूसरा ब्रदर था, उसने डिप्लोमा फार्मेसी किया था और विजयनगर में हमारे गांव में ही मेडिकल स्टोर किया था। अच्छा। तीसरे नंबर का सिविल इंजीनियर था। उसने 1984 में गवर्नमेंट जॉब में लग गया था। और चौथा नंबर का जो था वो अभी भी वो जो हमारी दुकान है वो संभाल रहा है। अच्छा। एक सिस्टर थी, वो 1978 में कैंसर से एक्सपायर हो गई, मतलब। और दूसरे नंबर का भाई भी 1999 में बॉम्बे ट्रेन एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। अच्छा। उनके 2 बेटे हैं, वो अभी एक आईटी में बेंगलोर है, एक ने एमबीए किया है, वो बम्बई में। अच्छा। तो फादर मदर की तबीयत हमेशा थोड़ी ख़राब ही रहती थी, तो वो मजबूर थी उसके लिए। तो हम बड़े हुए हमारे अंकल और आंटी से ज़्यादातर, और हमको अच्छी तरह उन्होंने प्रेम दे के बड़े किए थे, चारों भाई को और सबको। और बाकी एक बीच में आपने जो बताया, तो मैं एक बात और बोलूँगा कि पैसे के हिसाब से मुझे कमाने का बहुत शौक था। जब मैं 5वीं 6ठी में था, मतलब 1965 की बात कर रहा हूँ, इसके आसपास की। तो हमारे गाँवों में अलग अलग मेले लगते थे जो पुराने ज़माने में। अच्छा। आदिवासी एरिया में। तो जो कोई दुकानदार होता इनके साथ 3 दिन में मेले में जाता था, और वो हमको वहाँ पर 3 दिन में 25 रुपीज़ देते थे, और 200 ग्राम पूरी सब्जी सुबह शाम, बस ऐसा 3 दिन में हम 25 रुपया मैं कमा लेता था। अच्छा। और उस 25 रुपीज़ से मैंने पहली बार मेरा एक 16 रुपये का पैंट लिया था। अरे वाह। और शर्ट लिया था। वाह। ओके। और वो मेरे लिए गर्व लगा होगा। हाँ, मेरे लिए बहुत गर्व था कि मैं पैंट शर्ट परचेज करके पहना, तब मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई एक शहंशाह बन गया। अरे वाह। इसके बाद मतलब ऐसा छोटा मोटा काम मैं करके अपनी खुद की भी कमाई का बचपन से ही ट्राई करता रहता था। मैं बचपन में घड़ी रिपेयर करता था। अच्छा। तब ये रेडियो का ज़माना था, वो भी रिपेयर करता था। मतलब टेक्निकल माइंड मेरा पहले से आपका पहले से वैसी रुचि थी। हाँ, रुचि थी। कैसे और पैसे कमाए जाए। यस। और मैं अगर पूछूं कि इसका मेन जो मोटिवेशन था वो ऐसा था कि क्योंकि घर में थोड़ा पैसों का हाँ, कमी थी। क्योंकि फादर के हिसाब से क्या है कि फादर के पास पैसे मांगे, हमको पता था कि पोजीशन डाउन है अपनी, तो मांगने में भी हमको थोड़ा दर्द होता था। सही बात है। और फादर वैसे ऐसा नहीं कि नहीं देते थे, ऐसा भी नहीं, लेकिन पोजीशन देख के हमको खुद को ऐसा लगता था। फिर तो धीरे धीरे फादर की पोजीशन भी बहुत अच्छी बनती रही। अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन फिर मैंने 10वीं में वो मैंने क्या 69 में छोड़ दिया, और 77 में मैंने खुद का, मतलब जॉइंट फैमिली में ही, लेकिन बिजनेस में संभालता था। तो 1980 तक वो धंधा किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि चिमन भाई पटेल हमारे सीएम थे गुजरात के, तब एक स्टूडेंट आंदोलन हुआ, उसमें हमारी दुकान लूट गई। तो उस टाइम पे हमको करीबन 5 लाख का लॉस हुआ। अच्छा। ओके। तो तब से मेरा दिल उस गांव से रोड गया। मैंने कहा यार रहना ही नहीं है जंगल एरिया में। तो तब से मैं बाहर जाने का ट्राई कर रहा था। 1980 में मैंने पासपोर्ट बनवाया और कुवैत जाने के लिए सोचा कि कुवैत में मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको लेटर लिखा कि मेरे को वीज़ा भेजो, लेकिन उन्होंने लिखा कि यहाँ तेरा काम नहीं है भैया, यहाँ तो हम गाली खाते हैं और लोगों की गुलामी करते हैं। मतलब तू नहीं आया तो बहुत अच्छा है, तो तेरा बिजनेस अच्छा है, तो तेरा बिजनेस संभाल। ये कौन से साल की बात है? ये 1980 की। अच्छा। उसके बाद घर वालों ने भी नहीं जाने दिया। इसके बाद मैंने फिर इंदौर में ऑटो पार्ट के लिए जाने निकला था, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं अपने को नहीं जाना है, तो वापस ले आए। फिर दमन गंगा, दीव दमन गोवा है ना, उसमें दमन में मैं हमारा विजयनगर में एक कॉन्ट्रैक्टर आया था महसाना जिले का, वो ये पुल का मतलब ये ब्रिज। तो इसके साथ में मेरा अच्छा संबंध हो गया था, तो उसने मेरे को पार्टनरशिप का ऑफर दिया था कि तुम आ जाओ और तुमको पार्टनर बना देंगे। ऐसा क्या हुआ था जिससे उसको आप में विश्वास आ गया था कि मैं विजयनगर में क्या हुआ था कि वो जब नए नए आए तो उनकी कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन नए नए आए थे तो उनको 10,000 रुपये की जरूरत थी। उनको तो कोई गांव में देने वाला था नहीं, और तो मैंने उनको 10,000 रुपये दिए। बट आप मिले कैसे उनको? एक हाँ, इसमें भी एक मेरी दुकान जो विजयनगर में थी उसके ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे मैंने क्लब हाउस बना के रखा था। अच्छा। और उसमें कैरम, ताश, रहने का, सोने का, और जो भी विजयनगर में नया ऑफिसर आता है तो उसके लिए न विजयनगर में कोई लॉज थी, न कोई रहने का
ठिकाना था। तो आपने उसका इंतजाम हाँ, इंतजाम मैंने करा। सबसे मेरा इतना गहरा संबंध बन जाता था, जो भी आता था, मतलब PSI आए या डॉक्टर आए या मामलतदार आए, बराबर, तो इनसे इस तरह से मेरे संबंध बन जाते थे। इसकी आइडिया कैसे आई आपको, और इसके लिए पैसे कहाँ से आए? ये रूम से लाइक सेटअप नहीं, वो पहले से था, पहले से ही था? हाँ, रूम आपका ही था? आपके हाँ, हमारे परिवार का? हमारा परिवार का। अच्छा। तो उसमें क्या गद्दे डाले थे, 2 चेयर रखी थी, और बाकी तो घर में फैमिली में सी जितनी अच्छी थी कि रात को 2 बजे भी आप आओ, 10 जन की रोटी बनानी है तो बना के खिला देती थी। वाह। इस परिवार का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, सेवाभावी था, तो इसलिए वो मेरे को सपोर्ट भी करते थे। तो मैं लोगों को सपोर्ट करता था इनके हिसाब से। इसके बाद मैंने वो SC में फिर मेरा दिमाग, मैंने आपको बताया कि घूम गया, कि मैंने कहा यहाँ विजयनगर मेरे को छोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में। मेरा डेवलपमेंट यहाँ नहीं होगा, और मैं ये जैसे कुएं में मेढक है, इस तरह ही ज़िंदगी मेरी पूरी हो जाएगी। तो मैंने 1980 से ट्राई करना चालू किया, बहुत सारे बिजनेस में जाने का सोचा, लेकिन किसी की वजह से मैं नहीं जा पाया। फिर 1984 में हम और कजिन, मेरा बड़ा भाई डाया भाई नाम है, तो दोनों अहमदाबाद गए मेरी जीत पे कि ऑटोमोबाइल में अपन कुछ अहमदाबाद में करते हैं। तो वहाँ पर हमने सर्वे किया, आसपास 50 किलोमीटर आसपास, जो साबरमती बोलते हैं, मानसा बोलते हैं सब। तो हमारे गांव के एक मिस्टर छापिया करके पहले से वहाँ ऑटोमोबाइल में सेट हुए थे, तो उनके सपोर्ट से हमने ये सर्वे किया था। और दूसरे दिन अहमदाबाद में रिलीफ रोड पे हम दुकान किराए से लेने के लिए फाइनल करके बैठे थे। इतने में हिम्मतनगर से, क्योंकि मेरा ग्रेन का बिजनेस था, तो हिम्मतनगर में जो बोहरा जी बोलते हैं, मोमेडन में आते हैं, वो हमारे दोस्त थे, तो उनका लैंडलाइन से फ़ोन आया वहाँ पर कि हम एक पल्स मिल, दाल मिल बनाना चाहते हैं। 2 साल से ज़मीन परचेज की है, लेकिन हम बना नहीं पाते हैं, तो अगर तुम कुछ नया बिजनेस ढूंढते हो तो हमारे पास आ जाओ, तो हम आपको पार्टनर बना सकते हैं। तो हम दिसंबर 84 में अहमदाबाद से रात को 9682 नंबर की बस में, 9682 गवर्नमेंट बस में हिम्मतनगर आए। फिर एक होटल में रात को मीटिंग हुई। ये बस का नेम प्लेट, रजिस्ट्रेशन नंबर? हाँ, आपको ये याद कैसे रहा? मेरे को बहुत नंबर याद है। अच्छा। आप मेरी कहानी में 50 साल पहले के नंबर पूछोगे तो भी मैं बता सकता हूँ आपकी गाड़ी का नंबर क्या है। वाह, ऐसा। अच्छा। तो फिर मीटिंग हुई, तो इसमें इंदौर के भी दाल मिल वाले पार्टनर थे, तो टोटल मिला के 5 पार्टनर थे। तो मेरा और कजिन का 30% में फाइनल हो गया। अच्छा, पार्टनरशिप वोरा जी के साथ। हाँ, वोरा जी और इंदौर के जो अग्रवाल करके थे। तो इसके बाद वो मीटिंग के बाद फाइनल हो गया कि 30 पैसे हमारे, दूसरे के सबके मिला के 100 पैसे। इसके बाद हम 777 नंबर की जीप से किराए की, हाँ, फादर के पास गए, उनको बात की, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद अंबाजी दर्शन करने गए सब। और फिर मेरे को बताया गया, अभी पार्टनरों ने बताया कि हमारी दाल मिल ऑलरेडी दाहोद में चल रही है, तो तुमको वहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दाल मिल देखी ही नहीं थी। अच्छा। पहले तो रहना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा कि दाल मिल कैसे बनती है और कैसे चलाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आ रहा हूँ। मैं तो दूसरे दिन 8 बजे बस निकलती है हिम्मतनगर में, उसमें बैठ के गया वहाँ पर, और घर पे जाके उनके भोजन वगैरह करके दाल मिल गया। दाल मिल जाके मैंने देखा, घूमा, उनका टेक्निकल पर्सन मेरे साथ था। तो 2-3 घंटे हो गए, तो मैंने देख लिया कि यार उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, यहाँ कोई 2-3 महीने रहने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके। तो फिर मैंने उनको बोला, मदन भैया नाम था इनका, तो मैंने कहा मैंने देख लिया है और मैं सीख जाऊंगा। अरे क्या सीखा, हमने पूरी लाइफ निकाल दी, हम नहीं सीख पाए और तुम क्या सीखोगे इतने में, तुम काम नहीं कर सकते हो। मैंने कहा मैं कर दूंगा अंकल जी, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने नाराज होकर मेरे को वापस भेज दिया। तो रात को तो मैं घर पे आ गया। दूसरे दिन उन्होंने कॉल करके बोल दिया था सब पार्टनर को, भाई ये आदमी तो शायद अपने को काम नहीं चलेगा। बट तो यहाँ मुझे ये जानना है कि उनके क्या एक्सपेक्टेशन थे कि आप वहाँ एज अ क्या काम करोगे? मैनेजमेंट। अच्छा। और आपको वो थोड़ा टेक्निकल सीख लो। अच्छा। कि उसमें क्या है कि दाल मिल में छोटी दाल, बड़ी दाल आती है, चूरी आती है, तो उसमें वो जो चाइना बोलते हैं ना, जिसको मतलब अलग अलग क्वालिटी करती है, वो सब देख लो आप। और मेरे दिमाग में मैंने ये सोचा कि ये सब तो मेरे को करना ही नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, CA बनाएगा। ओके, मैंने ये सोचा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA बनाने वाला है, लोन का काम CA करने वाला है, जो दाल मिल बिल्डिंग बनाने वाला है वो कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा, प्लान देना है तो उसके लिए इंजीनियर बनाएगा, इंजीनियर प्लान बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाएगा। इसके बाद जो दाल मिल का मशीनरी बनाना है, वो सागर का एक गंगाराम करके हजारों मिल इसने बनाई थी, तो वो बनाने वाला है। उससे फाइनल हो गया था, बराबर। मेरे को तो खाली मैनेजमेंट करना है, तो मेरे को 6 महीने उस दाल मिल में मेरे लाइफ के कम करने की जरूरत क्या? मैंने ये दिमाग चलाया।
तो मैं सक्सेस रहा उसमें। बाद में उनको लगा कि यार तेरा दिमाग तो काम कर गया। बहुत ही स्मार्ट थिंकिंग। हाँ। बराबर गाड़ी लेनी है आपको तो ड्राइवर रखो ना। आप क्यों ड्राइविंग स्कूल में जाने लगे? मैंने ये सोचा, मतलब समझ गया। और उसके बाद ये रॉयल मिल मैंने 1 साल में बना दी सब। अच्छा बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा। और पैसे हमारे पार्टनरों के पास बहुत थे, मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे इतने थे नहीं। मेरे हिस्से में तो फादर ने 1,65,000 मतलब 1,65,000 दिए थे मेरे को, और वो उससे मेरा ये काम था। लेकिन पार्टनरों के पास पैसे थे और कभी उन्होंने मेरे को रोका नहीं कि भाई ये क्या। और हर महीने हमारी मीटिंग होती थी, लास्ट डेट 30 और 31 को, और सब पार्टनर मतलब मिलते थे। तो मैं हिसाब देता था तो साइड में रख देते थे कि बराबर है, कुछ देखना नहीं, ओके। मतलब इतना विश्वास था मेरे पास। बट ये बहुत सोचने वाली बात है कि जिस बिजनेस में, धंधे में आप उतरे और एक ही झलक में आपने सब देख लिया कि क्या कैसे काम करता है, कौन किसके लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद एक ही साल में आपने उसको इतना बड़ा बनाया, तो क्या क्या कारण था? लाइक क्या ऐसे सीक्रेट था या? नहीं, उसमें क्या था कि उन्होंने एक मेरे को गोपाल कृष्ण करके किशनगढ़ राजस्थान का एक बंदा दिया था, जो उनकी दाल मिल में अकाउंट का काम करता था और बाकी सब। क्योंकि अभी सब ये अलग अलग हो गया, अभी MBA ये करेगा। पहले के ज़माने में ये सब नहीं था। तो वो भी मास्टरमाइंड का आदमी था, उसके पास एक्सपीरियंस था, वो मेरे साथ था। और एक हमीद करके लड़का था, वो मेरे जैसा फ्रेश ही था, तो वो अकाउंट वगैरह संभालता था। तो उनका भी मेरे पास सपोर्ट था। ऐसा नहीं कि मैंने अकेले नहीं किया है, लेकिन दिमाग मैंने बहुत अच्छी तरह चलाया कि उसमें कोई बड़ी बात है नहीं कुछ भी काम करने में। तो इस तरह हमने दाल मिल बना दी, कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छे मिले थे। इसके बाद दूसरे साल मैंने दाल मिल चलाई हमने, तो हमने 10 लाख रुपया नेट प्रॉफिट किया। अब उस जमाने में 10 लाख रुपया कमाना बहुत बड़ी बात थी। ये कौन सा साल था? और ये 86। वाह, बराबर। तो 85 में तो मिल बन गई, 84 में मैं ज्वाइंट हुआ, 85 में मिल बन गई, 86 में हमने 10 लाख रुपया प्रॉफिट किया। अच्छा। तो सब खुश हो गए। लेकिन ऐसा एक 85 करीबन सितंबर में एक हादसा ऐसा हुआ कि हमारा इंदौर का जो पार्टनर था, उनका बड़ा भाई हमारे साथ रहता था, टेक्निकल पर्सन, और वो भी पार्टनर ही थे। उनका छोटा भाई जो जुगल कुशेर करके था, उनका इंदौर में एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रक और स्कूटर से। तो वो एकदम सीरियस था। तो वहाँ से ट्रंक कॉल आया, लाइटिंग कॉल पहले तो आते थे, तो कि भाई ऐसा हुआ है। तो हमने मतलब कजिन भी था और दूसरे पार्टनर, हम सब मिल में बैठे थे, और ट्रंक कॉल आया कि भाई ऐसा हुआ है तो रामेश्वर जी को अर्जेंट भेजो। तो टैक्सी बुलाई और उनको भेज दिया। तब मेरे को दिल में थोड़ा दर्द हुआ कि हम 6 आदमी यहाँ पार्टनर के रूप में बैठे हुए हैं और उनको अकेले को भेज दिया, उनके साथ किसी को जाना चाहिए। और उसके पेट में ट्रक के दोनों टायर चढ़ गए थे, इतना सीरियस था। ओके, तो फिर मैं बोल तो नहीं सका, जा भी नहीं सकता था क्योंकि सबसे छोटा था। तो मेरे को ये दर्द हुआ कि साला कल अगर ऐसा अपने साथ हो जाए तो कोई पूछने को नहीं आएगा। तो वो गए। इसके बाद और वो टैक्सी जाके वापस आने वाली थी। अगर कोई पार्टनर इनके साथ जाता, 2-4 घंटे रुक के वहाँ का माहौल देख के, आश्वासन दे के वापस भी आता, तो भी फ्री में आ सकता था। सही बात है। बराबर। तो मैंने फादर को बताया कि ये तो साला इनका जो स्वभाव है वो मेरे को नहीं बैठा है। कल मेरा भी कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ तो मेरी फैमिली का क्या। सही बात। तब मेरे 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। तो फादर के दिमाग में भी ये बैठ गया कि बात तो तेरी सही है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं अभी तो। अब उसमें हुआ क्या, वो 3 महीने वो जो पार्टनर हमारे वर्किंग पार्टनर थे, वो 3 महीना इंदौर में रहे और बॉम्बे हॉस्पिटल में रहे उसको लेके। वो वापस आए तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई तुम 3 महीना हमारे साथ नहीं थे, तो हम 3 महीना का तुमको शेयर नहीं देंगे प्रॉफिट। तो उसने कहा कि छोड़ दो, हम निकल जाते हैं, हमको कोई इंटरेस्ट, हमारे पास तो बिजनेस ऑलरेडी है।
तो वो निकल गए। इंदौर के जितने भी 2-3 पार्टनर थे सब निकल गए, फैमिली थे, मतलब उनका 10-10 पैसा जो भाग था वो निकल गया। तो इस 30 पैसे में एक ऐसा हुआ कि भाई 30 पैसे जो पुराने पार्टनर हम थे उसमें बांटने थे। तो उसमें ऐसा हुआ, मेरे को बोला कि भाई हमारा कजिन कि भाई 5 पैसे मेरे, इसके पैसे इन्होंने लगाए, मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो, हम निकल जाते हैं। अगर सबके पैसे मतलब एक जैसे हो तो ठीक है, बाकी अगर तुम चाहते हो कि मेरे को कुछ भी नहीं मिला और मेरा 15 पैसा ही हिस्सा रहेगा, मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं मिल में, मैं निकल जाता हूँ। तो उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं मुझे निकलना है। उन लोगों ने फादर को बुलाया, फादर को समझाया, मैंने कहा मेरे को रहना ही नहीं। और फादर ने भी ये कहा कि जिसकी आंख में जहर है उसके साथ काम नहीं करना अपने को। सही बात। मेरे फादर साधु जैसे थे एकदम, जैसे दिगंबर जैन मुनि है ना, ऐसा ही उनका पूरा रहना सहना व्यवहार सब ऐसा था। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से, और मेरे को प्रॉफिट भी नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया। आपने ही इतना बड़ा किया दाल मिल को और हाँ, आपको तो प्रॉफिट भी नहीं दिया। और मेरी 165 जो कैपिटल थी उसमें से मेरे को 137 दिए, बाकी खर्चा भी काट लिया सब, मेरा रहने का वगैरह। तो तभी के टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट नाम का कुछ प्रकार नहीं, डेट तो बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने खर्चा डाल दिया ना, ये किया ना वो किया, ये डेवलपमेंट किया, ये किया। अच्छा, कुछ बहाने। हाँ, बेसिकली आपको पैसे और अपना लड़ने का मूड भी नहीं था, भाई निकलो। तो इसके बाद मैंने दाल मिल के लिए किसान पल्सीज नाम रख के एक जमीन परचेज की, दूसरी आपकी खुद की दाल मिल। हाँ, उसमें वो गोपाल कृष्णन मेरे साथ पार्टनर में आने वाला था। अच्छा, हम दोनों ने। ये पुराने पार्टनर में से एक है या ये कोई नए? नहीं, वो तो पार्टनर नहीं था, वो हमारी कंपनी में जॉब कर रहा था। अच्छा, जो मैंने बताया ना किशनगढ़ का पहले था, हाँ। वो तो उसने भी कहा कि यार यहाँ नहीं रहना है, मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ। हम दोनों पार्टनर बने, लेकिन वो जमीन कुछ लफड़े वाली निकली। शायद आपने सुना होगा विनोबा भावे करके एक संत हो गए। सही। तो विनोबा भावे जब गुजरात के प्रवास में आए थे, तब उन्होंने जिनके पास बहुत बड़ी पाटीदार लोगों के पास जमीन थी वो दान में ली थी और हरिजनों को गिफ्ट दी थी। तो उसमें कंडीशन ऐसी थी कि वो जमीन वो लोग किसी को बेच भी नहीं सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर के लिए ही काम में ले सकते। लेकिन कुछ जमीन के दलालों ने उनसे जमीन ले ली बराबर इलीगल, और दस्तावेज वगैरह हो गया 2 नंबर में, और फिर वो ज़मीन मेरे को दे दो। मैं जब नॉन एग्रीकल्चर करवाने के लिए गया तब पता चला कि ये ज़मीन तो नहीं काम आएगी। तो मैंने 92,000 उस टाइम पे उस पार्टी को दिए थे। तो पैसे लेने में मेरे को 1 साल लगे, 1 साल बैठा रहा क्योंकि दूसरी कैपिटल तो अपने पास थी नहीं। वो ज़मीन के तो मैंने छोड़ दी, फिर दूसरी ज़मीन ली मैंने 1.5 एकड़। वो ज़मीन मैंने किसान पॉलिसीज के नाम से ही ली थी और गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन में लोन के लिए पेपर रखे। तब मेरा कोई पार्टनर नहीं था, मैं अकेला था। उसमें हुआ क्या कि शायद किसी ने टांग गड़ाई या तो जो भी हो, मेरा तकदीर अच्छा होगा, तो वो जो लोन की फाइल रिजेक्ट हुई। अच्छा, तो लोन मुझे मिली नहीं मिली। फिर फादर ब्रदर छोटे ब्रदर सब मीटिंग की। उन्होंने फादर ने बोला कि भाई ये तो दाल मिल में क्यों पड़ा है, सामने वो कजिन दाल मिल में, तुम दोनों हरीफाई करोगे। ये गए बोलेगा 5 रुपये, तू बोलेगा 4.5, बेचने में भी ऐसा होगा तो कमाएगा कौन, कस्टमर। तुम छोड़ दो, ये आइडिया ही छोड़ दो, दाल मिल नहीं बनानी। अच्छा। तो छोटा भाई जो डिप्लोमा फार्मेसी किया हुआ था उसने बोला कि एक काम करते अपन, क्योंकि 78 में उसने हमारा मेडिकल स्टोर चालू हुआ था और वो भी अच्छा माइंडेड आदमी था जो एक्सपायर हो गया ट्रेन एक्सीडेंट में। तो उसने बताया कि अपन फार्मेसी में जाते हैं। अरे मैंने कहा भाई मैं 10वीं फेल आदमी, फार्मेसी करके क्या करूँगा, पूरी ABCD लिखने नहीं आती, अभी ऐसा समझो तो ठीक है। तो नहीं आएगा। फिर हम ये डिसीजन पाए कुछ मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में करते हैं। इसके बाद हमारी विजयनगर में जो मेडिकल था उसमें 2-3 एजेंसी अहमदाबाद की थी जो मैन्युफैक्चरर थे। तो उनके पास गए हम दोनों भाई, उनसे सलाह मशवरा किया। तो उन्होंने बताया कि भाई कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब आदमी ऐसा नहीं है M.Pharm में हमारे B.Pharm करके ही फार्मेसी कर सकते, हम खुद भी तो ऐसे। तो थोड़ा मेरे को भी ऐसा लगा कि हम कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें फिर हमने थोड़ा उनसे आइडिया लिया। उन्होंने बताया कि भाई अभी देखो फार्मेसी करना है तो हमको लार्ज वॉल्यूम में इंटरेस्ट था, मतलब जो बोतल चढ़ाते हैं ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारा काम नहीं है। सॉरी, क्या चलाते बोला आपने? वो लार्ज वॉल्यूम का मतलब है हाँ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। नहीं। फिर वो जो लार्ज वॉल्यूम का मतलब होता है जो बोतल चढ़ाते हैं ना अपने को। अच्छा, वो ग्लूकोज वगैरह। करेक्ट। हाँ। तो उन्होंने मना किया कि अपना काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है।
अच्छा, हाँ ग्लूकोज की बॉटल हाँ, बनाने का बना प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, कैपिटल बहुत लगेगी और तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल। अच्छा, ये वो एजेंसी वाले ने आप हाँ, ये 2-3 एजेंसी वालों ने अच्छी सलाह दी, क्योंकि तब लोग निखालस थे, आज के ज़माने जैसा नहीं था। तो बोले स्मॉल वॉल्यूम का मतलब समझते हो ना आप, इंजेक्शन में जो पाउडर और लिक्विड आता है ना, वो फॉर्मुलेशन करके बनाना, वो स्मॉल वॉल्यूम बोलते हैं। और 88 में स्मॉल वॉल्यूम की बहुत शॉर्टेज थी। अच्छा, ऐसा, और स्मॉल वॉल्यूम का मतलब ऐसा है कि बहुत रिस्की काम है, क्योंकि आप टेबलेट लेते हो तो टेबलेट जाएगी अंदर, तो उसको डिस्पोजेबल होने में 2-4-6 घंटे लगते हैं। तो अगर इसका रिएक्शन भी आएगा तो आपको पहले पता चलेगा कि यहाँ खुरली होती है, कुछ हुआ है, तो सामने आप उसका प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, इंजेक्टेबल क्या चीज़ है कि जो डायरेक्ट ब्लड में जाएगी आपकी, तो रिस्की भी बहुत है। फिर भी थोड़ा ना समझ में हमने ये डिसीजन ले लिया, और उसमें हमको एक मिस्टर सेवंतीलाल मोदी मिले अहमदाबाद में, उनका भी कुछ, और हमारे विजयनगर में उनकी एजेंसी थी, और उनका भी कुछ मेडिसिन का बिजनेस था। तो उनके पास गए तो उन्होंने बहुत हमको हेल्प की, बहुत, मतलब कि किसी भी स्वार्थ के बिना। अच्छा, उनके घर की रोटी भी मैंने 6-6 महीना खाई। उन्होंने मेरे को एक टेक्निकल पर्सन भी ढूंढ के निकाला, मिस्टर पीयूष त्रिवेदी करके, जो बुजुर्ग थे। तो मेरे को दिया कि भाई तुम उसको रख लो टेक्निकल, तो बहुत सपोर्ट होगा। ओके, और उन्होंने भी बहुत मेरे को अच्छा। फिर मैंने बिल्डिंग तो बना दी थी। अच्छा, मिस्टर त्रिवेदी को लेके मैं भी जो वहाँ हिम्मतनगर पहुँचा, देखा, अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बना दी भाई, अपने को तो छोटा बनाना है। मैंने कहा बन तो गई है, अब क्या करेंगे। अच्छा, हाँ, तो और इसके लिए आपके पास पैसों मैंने की लोन लिया था गुजरात स्टेट, अच्छा, वो लोन जाओ, फार्मेसी के, मतलब फार्मेसी टेक्निकल पर्सन पहले से एक रखा हुआ था, वो आता नहीं था, लेकिन मैं एडवाइस देता था मेरे को, अच्छा, और उसको 2000 रुपये पर मंथ में देता था। तो टेक्निकल पर्सन तो मेरे को चाहिए ही, क्योंकि मेरे नाम से तो वो लाइसेंस मिल नहीं सकता। तो मिस्टर द्विवेदी मेरे साथ जुड़े, और उस टाइम पे हमने सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्टेबल प्लांट चालू करने का फाइनल किया। बिल्डिंग तो बन गई थी, फिर मशीनरी के लिए हम घूमे, ऑर्डर दे दिए। इसके बाद मिस्टर त्रिवेदी जो थे वो कहीं से लेके आए कि भाई कैडिला जो कंपनी अहमदाबाद में है, जिसका नाम था और आज भी है, वो उसको जायडस बोलते हैं आज की तारीख में। तो वो कुछ यूनिट इंजेक्टेबल का, तभी इस जमाने में इंजेक्टेबल के यूनिट बहुत कम थे, बहुत कम। तो उनको 5 साल के लिए लीज पे कोई यूनिट चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा यार अपने पास तो वैसे भी पैसा नहीं है, मार्केटिंग की कोई अकल नहीं है, बराबर बना तो दिया है, तो अपन एक काम करते हैं, उनका ही संपर्क करते हैं। फिर मिस्टर इंद्रवदन मोदी एंड रमन भाई पटेल दोनों पार्टनर थे उसमें। उस टाइम की बहुत बड़ी कंपनी बोल सकते हैं अपन। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मैं बस में, पहले क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं 2 व्हीलर से ही घूमता था कहीं भी जाना हो। ऐसा क्यों? बट वो वेटिंग करना, बस स्टैंड पे जाना, ये सब मेरे को पसंद नहीं था। अच्छा, अच्छा, हाँ, ऐसा, और 2 व्हीलर से ऐसा भी जहाँ जितने बजे जाना है जा सकते हो, जितने बजे वहाँ से निकलना है, ऐसा। तो इसके बाद मैंने कैडिला का कांटेक्ट किया, तो मेरे को वाइस चेयरमैन, ये चेयरमैन, वो चेयरमैन करते करते 9 महीना एवरी डे, कैडिला में छुट्टी है तो मेरी छुट्टी, मैं 9 महीने तक कैडिला में गया। क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उनको कन्विंस पे देने उनको के, हाँ, कन्विंस करने के लिए। 9 महीने? हाँ, फाइल चलती रही। तो रोज आप जाते थे तो क्या बोलते थे वो आपको? बस चलता है आगे, हो रहा है, मतलब हो रहा है, गवर्नमेंट जैसा काम, मतलब हो रहा है ऐसे। फिर 9 महीने के बाद जनवरी 90, हाँ, इनकी टीम आई, उसमें 2 डायरेक्टर है, पंकज भाई पटेल एंड मिस्टर राजीव मोदी, मतलब रमन भाई पटेल एंड इंद्रवदन मोदी के दोनों लड़के, और इनके साथ फाइनेंस वाला, टेक्निकल, लेबोरेटरी वाला अचानक आ गए और देखा कि भाई यूनिट देखा, बोले उसमें कुछ मॉडिफाइड करना पड़ेगा आपको। और मेरा प्रोजेक्ट तब था 19 लाख
35,000 का टोटल। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो, उनके टेक्निकल पर्सन ने बोला कि भाई ये तो उसमें तो कुछ मॉडिफाइड करना पड़ेगा और वो करोगे तो हम लीज पे ले रखते। तो मैंने बोला बोलो एस्टिमेट दो। तो 25 नए पैसे जेब में नहीं थे, बराबर। और बीच में एक बात बताऊं तो मैं स्कूटर लेके जाता था, तब भी परिस्थिति मेरी ऐसी थी कि एक बार तो मैंने वो बच्चों का जो बचत का आता है ना मटकी, वो फोड़ के स्कूटर में पेट्रोल डलवाया था। अरे बाप रे। और 250 रुपये में टंकी फुल हो जाती थी उस जमाने में। अच्छा। ऐसा भी मैंने देखा। और सॉरी, इसमें एक बात रहेगी मेरी कि इंजेक्टेबल का सोचा तो 88 में मैं अहमदाबाद में एक इंजेक्टेबल फैक्ट्री में मिस्टर रमेश भाई शाह करके थे, उनके बाद 6 महीने लेबर के तरीके मैंने वहाँ पर जॉब की। पर मंथ 1,000 रुपये वो देते थे मेरे को। और हिम्मतनगर से मैं अप डाउन करता था। सुबह 6:15 बजे मैं गरम गरम भाखरी शाक खा के निकलता था। और 6:40 की बस थी, उसमें लोकल बस का किराया था 8 रुपये 10 पैसे और एक्सप्रेस का 10 रुपये 10 पैसे। तो लोकल बस में ही जाता था क्योंकि 2 रुपये बचाने थे। और इसके बाद मैं अहमदाबाद गीता मंदिर उतर के वो शेयरिंग वाली रिक्शा होती है ना, ऑटो, उसमें वहाँ पहुँचता था और शाम को वापस आके 10 बजे रोटी खाता था। हाँ। तुम सॉरी एक मिनट, तो आपका वो इंजेक्टेबल का जो यूनिट था वो एक था और आपने फिर साइड में ये जॉब करते? नहीं, मैं बीच में भूल गया था। 88 में मैंने जॉब किया। अच्छा। इसके बाद इंजेक्टेबल का यूनिट तो बना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि मेरे को प्राइमरी नॉलेज लेना था, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए मेरे को। वही क्योंकि इंजेक्टेबल का वो भी इंजेक्टेबल वाला ही बिजनेस। हाँ, वो इंजेक्टेबल वाला ही था। अच्छा। तो इसके बाद ये मैं बीच में भूल गया था। नहीं ठीक। तो फिर इसके बाद मैंने वो देखा, टेक्निकल पर्सन रखा और ये बिल्डिंग बनाया। और फिर मैंने बताया ना वो त्रिवेदी को रख के हमने मशीनरी परचेज करने के लिए चालू किया। और इसके बाद वो कैडिला वाले आए, कैडिला वालों ने बताया कि भी आपको कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने सॉरी, इसके पहले मुझे एक सिर्फ ये जानना है कि आपने एक फार्मेसी शुरू करने के बजाय मैन्युफैक्चरिंग में क्यों से, वो आपको जो एडवाइज़र थे उन्होंने बताया था इसलिए? हाँ, वो अहमदाबाद जो जिनकी फैक्ट्रियाँ थी, करेक्ट, उन्हें बताया कि तुम उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। अच्छा, बराबर। अगर फार्मेसी में तो क्या है, मेडिकल स्टोर कर सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते। और मेडिकल स्टोर तो ऑलरेडी हमारे पास था। अच्छा। तो आपको ये भी किसी ने आइडिया दिया था, उन्होंने आइडिया दिया था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट होगा जी, इंस्टेड ऑफ फार्मेसी जी। अच्छा, हाँ, तो ये तो फार्मेसी बिजनेस से इतना पैसा नहीं बनता था जितना नहीं, मेडिकल में क्या है, उस जमाने में इतनी कमाई नहीं थी। साल भर के 25,000 छोटी जगह में बैठे तो जैसे अहमदाबाद अच्छे हॉस्पिटल के बाजू में बैठो तो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अपनी कैपेसिटी भी तो नहीं थी ना कि अहमदाबाद में कुछ प्रॉपर्टी रेंट से या तो किराए से, अरे मतलब अपनी खरीद परचेज करे, या तो कैपिटल भी अपनी चाहिए, इतनी अपने पास कैपेसिटी भी नहीं थी। और इसमें बैंक लोन भी क्या है कि वर्किंग कैपिटल मतलब मिलती थी और कोई मिलता नहीं था। उसमें तो सब कुछ गवर्नमेंट देती थी, मतलब 70% और 75% गवर्नमेंट की लोन मिलती थी, सब्सिडी 25% मिलती थी। अच्छा, बराबर। तो अपने तो 100% तो गवर्नमेंट ही दे रही है, ऐसा समझो। तो ये बिजनेस चूज करने का कारण एडवाइस एंड बेनिफिट। फिर कैडिला वाले आए, देखा तो उन्होंने एस्टिमेट दिया 84 लाख का, जहाँ 19 लाख का प्रोजेक्ट था वो 84 का हो गया। अच्छा, मतलब आपको और बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ, उनके हिसाब से बना के देना है। और टेक्निकल टीम हमारी आएगी, जैसे बनाए आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा, सोचा क्या होगा, मैंने कहा हो जाएगा, चलो। और आपको क्यों ऐसे लगा कि हो जाएगा? कर दूंगा, मेरे को आत्मविश्वास पहले से था अपने आप का। बट जैसे लाइक पैसे कहाँ से लाएंगे, वही तो बता रहा हूँ। फिर मैंने कैडिला का एग्रीमेंट हो गया मेरा। अच्छा, उस बेच पे कि आपको ये डेवलप करके देना है और पर मंथ 3 लाख रुपया उसका रेंट मिलेगा। अच्छा। चलाना आपको है। मेरे को 20,000 रुपीज़ अलग से देते थे घर चलाने के लिए, सैलरी समझो। और बाकी तो मैं टैक्सी से जहाँ जाऊँ ये सब एक्सपेंस, कंपनी चलाने का जो भी है एक्सपेंस, मतलब 3 लाख रुपया मेरा प्योर अलग से मिलते थे मेरे को रेंट के। तो मेरा नसीब वहाँ खुल गया। 5 साल का एग्रीमेंट हुआ। फिर मैं और बोले कि भाई आपको ये सेमी ऑटो नहीं पर ऑटो बनाना है। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा।
फिर मेरे को एक भरत गच्चर करके मिल गया, जो ये जो मशीनरी आती है सब उनका ब्रोकर था। ये नसीब काम करता है अपना। तो वो मिल गया, मैंने उनसे समझा मेरा ये एग्रीमेंट हुआ है पर मंथ 3 लाख रुपया, और मेरे को सब मशीनरी उधार चाहिए चाहे, और इसमें से मैं पेमेंट आपको करता रहूँगा। ओके, तो वो भी मान गया। तो सब मशीनरी मेरे को क्रेडिट में मिल गई। वो प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो गया कंप्लीट, जैसे कैडिला ने मांगा था। और जो आपको 94 लाख लगने थे वो उसका इंतजाम कैसे किया आपने? बस मशीनरी उधार मिल गई ना। अच्छा, नहीं उसी में लगने और थे। कंस्ट्रक्शन नहीं करना ना था, कंस्ट्रक्शन नहीं करना, एक्सपांड नहीं करना था। नहीं। अच्छा, बिल्डिंग बहुत बनी थी पहले से ही, बड़ी बनी अच्छा। थी। मशीनरी के लिए ही मेरे को एक्सपांड जो पैसे चाहिए, वो पैसे तो मैं मशीनरी उधार ले ली तो हो गया कंप्लीट मेरा, बराबर। और कैडिला वालों की एक कंडीशन थी कि हम एडवांस में एक पैसा भी नहीं देंगे आपको। अच्छा, जब यूनिट चालू होगा तो कंडीशन के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, एडवांस में नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। लास्ट में 192 लाख के लिए कंप्रेसर में मैं रुक गया था, तो पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए। अच्छा, ये कैसे हुआ भाई? तो फिर मैं गया, जो इंद्रवदन मोदी करके थे कैडिला में, इनके पास गया कि सर आपका जो भी डिमांड थी उसकी तो मैं कंप्लीट कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर रुका हुआ, अगर आज आप हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मेरे को हेल्प की। अच्छा, आपको कंप्रेसर दिलवाया? हाँ। अच्छा, ये कंप्रेसर आपको ज़रूरत थी मैन्युफैक्चर? हाँ, उसकी मेन ज़रूरत थी। वो कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, चलो छोड़ो। लेकिन वो कंप्रेसर मेरे को मिल गया। फिर तो क्या हुआ कि कैडिला वालों ने, उनके टेक्निकल पर्सन मेरा हमेशा हेल्प करते रहे, तो उससे हमने बहुत सारा सीखा, मैंने और मेरे स्टाफ ने, बराबर। और फिर हमारा यूनिट 31 दिसंबर 1991 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, और फिर तो कैडिला का टोटल एक्सपोर्ट का 90% एक्सपोर्ट रसिया, इथोपिया। ये कैडिलैक खुद करते थे एक्सपोर्ट? हमारी कंपनी में बनता था आपके कंपनी हाँ, में, लेकिन कैडिलैक करते थे? कैडिला करती थी। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि 94 में जो ये पंकज भाई, इनके बेटे दोनों, और राजीव मोदी। अब पंकज भाई तो एकदम प्रैक्टिकल थे, पटेल थे। राजीव मोदी जो था ना, वो अमेरिका में उसने पढ़ाई की थी टोटल। अच्छा, मतलब नर्सरी से लेके जो भी, मतलब M.Pharm जो भी हुआ हो, तो वो एकदम ऐसा था, प्रैक्टिकल नहीं, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं अपन, जो मन में आया वो। हाँ, मतलब वो कि भाई ये काम होना था तो हुआ, उसको रीजन नहीं चाहिए, बराबर। तो उन दोनों को थोड़ा और फिर राजीव मोदी ने शादी की गरवारे कंपनी की बेटी से, जो पूना में। अब वो गरवारे की बेटी जो आई तो उसने ये मतलब ये किया कि भाई मेरे को कैडिला में डायरेक्टर बनाओ। अच्छा। मोदी ने ये प्रस्ताव रखा कि मेरी मिसेज को डायरेक्टर बनाओ कंपनी में। वो वहाँ पर उनकी कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर थी, गरवारे कंपनी में। हाँ। अच्छा, तो मुझे भी यहाँ फाइनेंस डायरेक्टर बनाओ। लेकिन पटेल ग्रुप का ऐसा था कि हम किसी लेडीज को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। अच्छा, पार्टनर भी नहीं और डायरेक्टर भी नहीं। ओके, तो फिर 84 में उन्होंने डिसीजन लिया कि अलग हो जाते। भाई ने, भाई नहीं थे वो, पार्टनर थे। एक पटेल था, एक मोदी था। तो फिर तो ये चला। फिर उसमें तो क्या है कि वो बहुत बड़ी कंपनी थी, तो कुछ 350 करोड़ जो कंपनी लेगा वो दूसरे पार्टनर को देगा। अच्छा, ऐसा फाइनल हुआ। उसमें सोलिसिटर वगैरह रोके गए, अलग हो गए। ये सिर्फ क्योंकि उनको जो लेडी थे उनको फाइनेंस डायरेक्टर बनना था, इसलिए उन्होंने हाँ, उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि आप अलग अलग बनते। बराबर। तो अलग हुआ कि भाई अपन अलग कर लेते, तो तुम्हारा संभालो। अलग हो गए। फिर इसका डिसीजन आया 96 में। उनका पूरा बंटवारा 2 साल लगा। तो मेरे यहाँ काम तो बहुत कम हो गया उस टाइम पे, लेकिन मेरा एग्रीमेंट 96 तक था। अच्छा। तो थोड़ा बहुत काम चलता था। तो लेकिन उन लोगों ने मेरे 96 तक पूरा किराया दिया, टोटल खर्चा दिया। ओके, मतलब मेरे को कोई इससे दिक्कत नहीं हुई। तो मेरे पास 1,80,00,000 रुपया 5 साल में नेट प्रॉफिट रहा। उसमें मैंने खाली 1,80,00,000। 1 करोड़ मतलब देखो ना, 3 लाख रुपया पर मंथ। करेक्ट।
36 लाख रुपया करेक्ट पर ईयर, करेक्ट। और 5 साल के 1,80,00,000 रुपया। वाह। तो उसमें से मैंने खाली इनकम टैक्स और जो लोन और मशीनरी के पैसे ही भरे थे। और ये जो आपके पास कामगार लोग जो काम करते थे उनके, वो तो सब कैडिला देती थी, एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कैडिला का। अच्छा मतलब जो लोग एम्प्लॉयज थे सब आपके लिए वो कैडिला ही खर्चा करते थे? टोटल। तो आपका काम क्या था? सिर्फ बेसिकली वो यूनिट मैनेज करना, प्रोविजन करके देना, इक्विपमेंट्स मैनेज। टेक्निकल पर्सन इनका रहता था। अच्छा। इसको लगे, इसलिए मुझे इसका कोई टेक्निकल भी प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को तो मैनेजमेंट ही करना था। लेकिन मेरे को उसमें 20,000 रुपये और अलग से मिलते थे, मैंने बताया। तो मुझे यहाँ एक सवाल है कि उन्होंने खुद का ही क्यों नहीं बनाया फिर यूनिट? नहीं, आज की तारीख में जो बड़ी कंपनियां हैं ना, वो खुद का यूनिट नहीं बनाती। अच्छा। जॉब वर्क करती है या लोन लाइसेंस लेती है। क्योंकि समझ लो बहुत बड़ी कंपनी है, समझो 1,000 करोड़ की है या 500 करोड़ की है, तो वो जो बनाएगा तो उसमें जो जॉब मतलब कि नौकरी वाले रखेंगे तो उनकी सैलरी भी हायर होगी। हमारे जैसे छोटे यूनिट वाले की सैलरी बहुत लो होती है। आप यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी में जाओ तो आपको लाखों डॉलर मिल सकते हैं, छोटी कंपनी में जाओ तो 50,000 भी मिल सकते हैं, ऐसा। तो आज की तारीख में भी यही चलता है कि जॉब वर्क कराओ, और बहुत सारी कंपनी हमारे जैसी जॉब वर्क पे चलती है। अच्छा, मतलब आउटसोर्स करते हो? आउटसोर्स करते हैं, राइट। अच्छा। हाँ। तो फिर 96 तक ये चला। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास पैसे हो गए, तो मैं और त्रिवेदी काका, हमारा जो मेरा था टेक्निकल पर्सन, उनको मैं काका बोलता था। तो हमने सोचा अपन मार्केटिंग करते हैं, इथिकल मार्केटिंग, वो जो MR रख के करते हैं ना। हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। यस। तो हमने 95 में MR रख के बिहार, केरला, राजस्थान और गुजरात और एक स्टेट कोई महाराष्ट्र। नहीं, महाराष्ट्र नहीं गए हम। वो क्यों नहीं किया फिर महाराष्ट्र? वो तो नजदीक ही था ना? नहीं, नजदीक था, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि बिहार और केरला बहुत सारा मतलब मार्केट बहुत बड़ा था। अच्छा। बिहार में क्या था कि डॉक्टर लिखे मतलब ऐसा मतलब अंधा होकर वो परचेज कर ले। महाराष्ट्र वगैरह में बहुत सारा फार्मास्यूटिकल यूनिट था। अच्छा, कंपटीशन ज़्यादा थी। हाँ। अच्छा, तो वो मेन रीज़न है। हाँ, तो एक रीज़न ये था। तो हमने भाई पूल बोला कि अपन भी 4-5 स्टेट करते हैं, इसके बाद अगर उसमें से आगे बढ़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद एक स्टेट और करेंगे, ऐसा। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग को शुरुआत से जो टीम मिली, मार्केटिंग टीम, वो अच्छी नहीं मिली, और हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो बड़ौदा में हमने होटल युवराज 3 स्टार में 51% जो हमारे स्टाफ रखा था सब स्टेट का, उनको बुला के 10 दिन की ट्रेनिंग का प्लानिंग किया। तो उसमें उसके ऊपर हमने किरीट मेहता करके जो था उसको हमने मार्केटिंग डायरेक्टर बनाया। अच्छा, जो ट्रेनिंग। ये कैसे मिले आपको किरीट मेहता? हाँ, बस वो हमने ऐड दी थी, तो उसमें हमको अच्छा। एक दिल्ली की एक कंपनी में थे, वहाँ से छोड़ के वो हमारी कंपनी से ज्वाइन हुए। और ये जो होटल था ये आपने खरीदा था? नहीं, फिर सॉरी, 51% क्या बोल रहे हो आपने? 51% ओनरशिप था? 51% पर्सन नहीं। अच्छा, पर्सन, सॉरी, 51। अच्छा, आपकी ये स्टाफ मेरा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे 51 थे। एरिया मैनेजर वगैरह तो 51% का हमने स्टाफ रखा था, उनको ट्रेनिंग दी, सबको बुला लिया। लेकिन बीच में 3 दिन के बाद वो किरीट मेहता ने बताया था कि केरला से एक पार्टी आएगी, 3 लाख रुपया डिपॉजिट देगी और अपन इनको वहाँ की फ्रेंचाइजी उसको देंगे। बिहार की पार्टी आएगी, ये आएगी, कोई आया नहीं। अच्छा। तो फिर मैं गया बड़ौदा, मैंने पूछा भाई ये है क्या? अपन ने तो तभी उस टाइम पे मैंने 60 लाख का मतलब एक फैक्ट्री हमने लीज पे रखी थी टेबलेट कैप्सूल की अहमदाबाद में, तो 60 लाख का स्टॉक बना के तैयार रखा था मार्केटिंग के लिए। तो बोला उसकी माँ बाथरूम में गिर गई, इसका ये हुआ, मतलब वो फर्जी था। जो लोग आने वाले थे या वो किरीट मेहता? अच्छा। बराबर। तो तुरंत उसको मैंने वहीं से निकाल दिया, ये तो नहीं चलेगा मेरे, तो अभी तो उससे उसका क्या फायदा हुआ? उसका क्या फायदा हुआ ऐसे करके? नौकरी लेनी थी। अच्छा, ओके। और काम भी अच्छा नहीं था, वो स्टाफ वाले भी 3 दिन में थक गए थे उससे। तो वो फैमिली के साथ आता था, खा पी के जलसा करता था होटल में, और कुछ
उस पर नॉलेज वगैरह नहीं था। तो फिर हमने पूरी टीम हिम्मतनगर ला दी। अब उनका रिजर्वेशन जो ट्रेन में था वो तो 10 दिन के बाद था। तो उनको अंबाजी घुमाए, इधर गांधीनगर स्वामीनारायण मंदिर में, अक्षरधाम में घुमाए, इस तरह हमने। और उनको वो आश्वासन दिया कि भाई हम अभी देखो ये दिसंबर है, हम मार्च चालू करेंगे, अभी तुम वापस जाओ। और ये लोग सब उसी जगह थे, जो बिहार वाले, जो बिहार के रहने वाले, कोई केरल का था, वो हाँ केरल हाँ वही के थे टोटली। फिर मार्च में हम जीप लेके, मैं, त्रिवेदी काका और दो, एक ड्राइवर और एक बंदा और, गए टूर में। और पहले बिहार रांची गए, फिर पटना गए, मीटिंग की, उनको बस समझाया कि भाई देखो मार्केटिंग करना है तो माल तैयार है, लेकिन अच्छी तरह करोगे तो ठीक रहेगा। फिर केरला गए, ऐसे सभी स्टेट में घूमे। अच्छा। और हमने मार्केटिंग चालू किया, लेकिन किसी वजह से 4 साल में मार्केटिंग में हम सक्सेस नहीं हुए। 4 साल लगे फिर भी? हाँ 4 साल में लॉस ही करते रहे। मार्केटिंग मैनेजर भी हमने बदले, कुछ सब कुछ किया, लेकिन मालूम नहीं। तो आपको कुछ पता चला कि क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या पता ऐसा था कि लोग बाग जो हमारे जो एजेंट रखे थे, या तो उसके नीचे सेमी एजेंट रखे थे, तो माल हम तो पूरा देते थे उनको, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। और वो डिमांड ये करते थे कि भाई दूसरा माल दो तो हम पेमेंट आगे का करेंगे। 2-4 बार 5 बार दिया उनको, लेकिन पैसे फंसते ही चले गए। और वहाँ के जो एरिया मैनेजर थे वो मिले हुए थे, मिली भगत थी। अच्छा। दूसरी बात, हमने अहमदाबाद में एक ऑफिस की थी। जो एमआर के एरिया मैनेजर? हाँ। अच्छा। हमने अहमदाबाद में 95 में एक ऑफिस परचेज की वहाँ की थी। वहाँ पर भी स्टाफ रखा था, उसमें एक परेश मिस्त्री करके था, और हमारा छोटा भाई जो इंजीनियर था वो पार्ट टाइम वहाँ बैठता था। लेकिन मैं टूर में जाता था, और मैं जाता था और जाके जो भी वहाँ से फाइनल करके आओ, भी सैंपल भेजने हैं, या तो इसको इंक्रीमेंट इतना भेजना है, या तो इनको सैलरी जल्दी भेजनी है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा वो इससे भी नाराज थे। तो टोटल मिला के मैंने 95 से 2000 में 5 करोड़ का लॉस किया। ये और मेनली जो खर्चा, ये जो लॉस था, हाँ, ये एमआर के ऊपर ज़्यादा गया। एमआर की वजह से? एमआर की वजह से मार्केट के पैसे ही नहीं आए, मतलब। और इसके बाद मेरे पर वो बिहार वाले, तो क्या है वहाँ पर तो बोगस लालू के ज़माने में बोगस चल रहा था, मेरे पास केस हुए बहुत। अच्छा, तभी के ज़माने में? बाप रे। बराबर। तो मैं 5-7 दिन तो यहाँ से, बिहार से पुलिस आई, गुंडे आए, तो 7 दिन तो भूगर्भ में रहा। वो क्या होता है? वो अपन अंडर में रहते हैं ना, छुप के रहते हैं कहीं, हाँ, पकड़ के ले जाए तो। हाँ, ये गुजरात में? गुजरात में। अच्छा, झूठे इल्जाम लगाए थे आपने? हाँ मेरे पर। तो वहाँ तो क्या है, वहाँ पर लालू के ज़माने में तो अंधा कानून था। आप बोल दो, लो 5,000 रुपया 50,000 रुपया इस पे केस करो तो कर देगा वो। मजिस्ट्रेट भी फूटे हुए थे। फिर तो हमको एक, हमारा वहाँ का जो पवन कुमार जैन करके था एजेंट, मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर, तो उसकी जो साली थी ना, वो हाई कोर्ट में एडवोकेट थी। तो उसने बताया, मैंने उसको बात की, यार मैं तो फंस गया उसमें। तो बोला, क्रंदी भाई चिंता नहीं करो, मेरी साली एडवोकेट है, सीनियर है, और बिना पैसे आपका सब केस लड़ेगा और खारिज करवा देगी, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कैसे मान गए बट ये बिना पैसे करने के लिए? नहीं, वो क्या है, हमारा दोस्त भी था वो। अच्छा। उसके घर पे आना जाना था, वो आता था। मतलब वो उसका, मतलब हमको एक भगवान ने एक सहाय दिया, ऐसा समझो ना। बराबर। तो बिना पैसे और मेरे को, आप यहाँ आओगे तो ये तो गुंडाराज है यहाँ पर, आपको वापस नहीं जाने देगा। अच्छा, तो उससे हेल्प मिली। एमआरओ ने कुछ केस किए थे लेबर के हिसाब से कि हमको रखा और सैलरी बाकी है वो। तो उसमें एक मिस्टर भान करके अहमदाबाद में थे, वो मार्केटिंग का संभालते थे एक कंपनी का। तो उनका जॉब वर्क मेरी कंपनी में करवाना था, तो मेरे ऑफिस आके बैठे। वो कश्मीरी पंडित थे। अच्छा। और कश्मीर से जब इनकम टैक्स ऑफिसर थे वहाँ पर, और कश्मीर में सब पंडित को निकाले तब, तो उसमें वो भी थे, सब छोड़ के आए थे। तो वो शायर भी थे, कवि भी थे। तो अहमदाबाद ऑफिस में फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई। तो
उन्होंने बताया, वो आए थे काम से, यार कांति भाई तुम्हारा चेहरा जो है ना वो कोई दुखी चेहरा दिखता है मेरे को, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई। बोले सब फाइल मेरे को दे दो, मैं उनको नोटिस देता हूँ कि तुमने कितना काम किया, कितना इंक्रीमेंट दिया, कितनी सैलरी दी और कितना सेल किया और कितना मार्केट से पैसा नहीं आया। ये वो बिहार में हाँ, जो आपके ऊपर हाँ, केस आए केस थे। हुए थे 8-10 केस। 8-10 और उन्होंने, केस। हाँ जी, और उन्होंने जो जवाब दिए साहब, उसके बाद एक वीक जो नोटिस का जवाब हमारे पास नहीं आया, सब खत्म हो गए। मिस्टर भान आज के आज भी मैं उनको चरण छूता हूँ, और वो उन्होंने भी एक भी पैसा नहीं, बस हेल्प, ओनली हेल्प। मतलब भगवान का भी मुझे बहुत आशीर्वाद है। इसके बाद फिर मेरा काम चलता रहा 2000 तक। तो ऐसा हुआ कि हम 4 भाई, तो 99 में फादर को बोल दिया कि भैया देखो पिताजी, मैंने एक लेटर लिखा पिताजी को, क्योंकि मेरा गांव और मैं रहता था 80 किलोमीटर दूर था। तो लेटर लिखा मैंने फादर को कि भाई एक भाई कोई छोटी दुकान चला रहा है, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, अभी मेरे पास 2,68,00,000 का कर्जा है मेरे ऊपर। ये कौन से साल की बात है? ये 2000 की बात। 2000 की। तो किसी की भी कैपेसिटी नहीं है कि उसमें से वो बाहर आए, तो अपन बंटवारा कर देते हैं। तो एक रात गए विजयनगर, चारों भाई, एक भाई तो वहीं पर था, बैठे, आधे घंटे में बंटवारा कर दिया। और बंटवारा आधे घंटे में होने का मतलब ये रहा कि मैंने कहा कि देखो फैक्ट्री अगर किसी को लेनी है तो साथ में ये जो अपना कर्जा है वो भी लेना पड़ेगा, अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं ले लेता हूँ, और तुम्हारे पास जो है तुम रखो। आधे घंटे में बंटवारा हो गया, राजी खुशी से, हंसी खुशी से। अच्छा, तो क्या डिसाइड क्या हुआ? डिसाइड ये हुआ कि उनके पास जो दुकान या तो नौकरी जो भी है उनके पास रखे, मकान वगैरह। मेरा हिम्मतनगर में मकान था, मैंने दे दिया, और बाकी फैक्ट्री और जो कर्जा था वो मैंने ले लिया। अच्छा। तो इसके बाद मैंने मेरा मकान, मेरे पास जो एग्रीमेंट की लैंड थी कुछ, तो वो मेरा फैक्ट्री बेचने के लिए ऐड दी। लेकिन हुआ क्या कि मेरे पर जो कर्जा था 268 का, तो सामने मेरे को इतना पैसा मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा ये बेच के तो कोई फ़ायदा है नहीं। और ये फैक्ट्री अभी भी आप इंजेक्टेबल्स ही कर रहे थे या कुछ और करना शुरू किया था बीच में? नहीं, वही चल रही है। वही चल रहा था? वही चल रही है। अच्छा। अभी भी चल रही है। हाँ। तो फिर मेरे 2 बेटे थे, तो उस टाइम पे एक बेटा तो वो कर्नाटक में बीफार्म कर रहा था, अच्छा। और एक बेटा कर रहा था गुजरात में ही बीकॉम। तो मैं अकेला ही संभालने वाला था। फिर नसीब समझो कि जो भी कि 2000 के एंड में करीबन नवंबर दिसंबर में केरला गवर्नमेंट का जॉब वर्क मेरे को बहुत बहुत बड़ा मिला। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मिला? कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा, मतलब कि 24 आवर हम काम करते थे, और उस टाइम पे हमने टेंट डाल के मजदूर बुलाए थे, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल। खाना वहाँ बनता था सबका, करीबन 400 का स्टाफ बनाया मैंने। 400 का स्टाफ रखा। मतलब आपकी एकदम अचानक किस्मत खुल गई। हाँ, तो बहुत, मतलब 1.5 साल तक मेरा इतना काम चला कि मैं लाइन पे आ गया। और इसके बाद तो क्या है कि एक बार अपन पॉजिटिव होते हैं फिर तो दूसरा भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है। सही बात। तो ये मिला कैसे वैसे ये केरला वाला बस काम? ये एक जो अहमदाबाद में विजय भाई शाह करके स्टेलियन कंपनी, वो गवर्नमेंट टेंडर का काम करते थे टोटल इंडिया में। तो उनकी भी एक फैक्ट्री थी टेबलेट कैप्सूल की। अब ये इंजेक्टेबल था, उनके पास था नहीं ये, तो उन्होंने मेरे को ये काम दिया उनके अंडर में। तो 5-10 पैसा उनका प्रॉफिट था, बाकी मेरा, तो उनके हिसाब से मेरे को मिल गया। ओके, तो वो काम मिलने से मैं बहुत आगे आ गया, ग्राफ मेरा हाई होने लगा। फिर तो मैंने करीबन समझो आपकी 2002-3 में तो मैंने पूरा कर्जा भी उतार दिया मेरा। 2003 में? वाह। 268 एक्सपेंस टोटल, और इतना मेरे को काम मिला। इसके बाद मैंने फिर अहमदाबाद में, बॉम्बे में बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल वाले थे मैन्युफैक्चरर या मार्केटिंग वाले, उनका कांटेक्ट किया। तो मुझे VHB लाइफ साइंस करके एक बड़ी कंपनी थी,
तो उनका बहुत काम मिला मुझे, बहुत मतलब कि भरपेट काम मिला इंजेक्टेबल का, और प्रॉफिटेबल काम मिला। हाँ। और मैंने पहले भी आपको बताया कि उस टाइम पे इंजेक्टेबल बहुत कम थे, तो उसका बेनिफिट मेरे को अच्छा मिला। तो फिर तो मैं बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया, काम अच्छा चलने लगा। और इसके बाद 2006 में मेरा बड़ा बेटा बीफार्म होके आ गया, मतलब आ तो गया था 2002 में, लेकिन मेरी परिस्थिति उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसको 1,15,000 रुपये में हिम्मतनगर फार्मेसी कॉलेज में असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के लिए उसको वहाँ जॉब को दिलवाई थी 1,500 में। ओके, तो उसमें उसने भी फिर धीरे धीरे वो प्रोफेसर हो गया। उस टाइम पे 12,500 रुपये पर मंथ मिलते थे। उसने 3 या 4 साल नौकरी की, उसके बाद 2006 में छोड़ के वो कंपनी में आ गया। फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे एमफार्म बीफार्म की कॉलेजें बहुत कम थी, तो बीएससी या एमएससी मिलते थे। लेकिन घर का एक अच्छा टेक्निकल पर्सन आ गया, और 4 साल का उसका थोड़ा फील्ड भी अच्छा था, एक्सपीरियंस था। तो उससे मुझे बहुत अच्छा हेल्प हो गई। और फिर तो नई नई प्रोडक्ट ये सब डेवलप हुआ। तो 2006 से तो फिर गागड़ी आ गए, और इसके बाद वो छोटा बेटा भी आ गया, तो उसने फाइनेंस संभाला, बड़े बेटे ने टेक्निकल संभाला, मैंने वो ये संभाला। मार्केटिंग तो हम नहीं करते थे, लेकिन छोटा बड़ा कर रहे थे, तो वो मैंने संभाला। और इसके बाद तो बहुत सारी कंपनियों का जॉब वर्क हमको बहुत सारी कंपनियों का मिला, और वो भी एकदम मल्टीनेशनल कंपनी। ये कौन से 2002 से 2006 के बाद बहुत ज़्यादा मिला, 2002 से 2006 के बीच मिला, लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनियों का नहीं था। अच्छा। लेकिन वो टेक्निकल पर्सन घर का आ गया, तो उसके बाद तो मेरे को बहुत सारा काम, क्योंकि वो सामने बैठा है टेक्निकल, तो बहुत आपने समझ लो कंप्यूटर इंजीनियर किया है, तो आप बात करने में मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। तो उससे मेरे को मीटिंगों में बहुत फ़ायदा हुआ और काम मिलने लगा। इसके बाद तो धीरे धीरे हम बहुत आगे बढ़े। 2006 के बाद तो हमारी कंपनी का नाम हो गया। और आपकी कंपनी का नाम क्या रखा? मोंटेज लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप उसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, मोंटेज MONTAGE मोंटेज, आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। और इसके बाद तो आज की तारीख में हमने मतलब 2015 में मेरे पास लैंड ज़्यादा थी पीछे, 4.25 एकड़ दूसरी एक्स्ट्रा भी थी पहले फैक्ट्री के पीछे। हाँ बिल्कुल, इस जैसे ये अपना हाँ, तो उसमें एक नई फैक्ट्री बनाई, वो प्योर हॉर्मोन्स टैबलेट एंड इंजेक्टेबल ओनली। अच्छा, मतलब हॉर्मोन्स का काम हमें बहुत मिला, आज भी है हमारे पास। और आज की तारीख में हम 64 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, खुद ही करते हैं। कैडिलैक जैसे नहीं कि किसी को देख नहीं। अच्छा। और इसके अलावा भी मर्चेंट एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनियों का जॉब वर्क भी करते हैं। आज की तारीख में मैं यहाँ बैठा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न में, लेकिन एवरीडे रिपोर्ट लेता हूँ, मेल आते हैं, देखता हूँ। काम इतना है सर कि हमारे पास आज की तारीख में करीबन 500 का स्टाफ है टोटल मिला के, लेकिन मशीनरी की कैपेसिटी कम पड़ रही है और इंसान भी कम पड़ रहे हैं। अभी हमने तीसरी फैक्ट्री की नींव डाल दी है, 1 साल में पूरी हो जाएगी, वो भी इंजेक्टेबल। अच्छा, इंजेक्टेबल मतलब 96 से अभी तक इंजेक्टेबल्स का अभी भी बहुत डिमांड है, आज की कम नहीं हुआ है। नहीं, और अभी भी 96 से नहीं, 88 से। अच्छा हाँ, और मैंने 91 में चालू किया। और इतने दरमियान में और कंपटीशन नहीं है आप जैसे, या अभी कैसा है मार्केट? कैसे मार्केट तो है, कंपटीशन भी है। कई लोग से कितनी बढ़ गई है कंपटीशन? कंपटीशन मेरे हिसाब से तो इतनी नहीं बढ़ी है। नहीं। अच्छा। और दूसरा क्या होता है कि देख देख के लोग अगर एमफार्म बीफार्म भी कंपनी बनाना चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट्स के नॉर्म इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि फार्मास्यूटिकल में जाना इतना ईजी नहीं है। और दूसरा हुआ क्या कि हम बहुत पुराने हैं। आज की तारीख में मेरे को 2001 अरे सॉरी 1991 से 2026 तो 35 साल हो गए, तो अपना नाम भी तो इतना आगे है। सही बात। तो लोग बाग
हाँ, उसमें क्या होता है कि आप जॉब वर्क करते हो तो दो ही उसूल पक्के होने चाहिए, एक तो क्वालिटी और टाइम से डिलीवरी। सही बात। दो चीज़ आपने दे दी तो आपके पास कहीं से भी इंडिया के फॉरेन की किसी भी कोने से लोग आएंगे। आज की तारीख में फॉरेन टूर भी हमारे बेटों की बहुत सारी होती है, एग्जीबिशन वगैरह रहते हैं। हमने पिछले साल इटली में हमारा स्टॉल किया था, इसके पहले भूल रहा हूँ, मतलब फॉरेन में भी हमारा काफ़ी सारे कंपनी का स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, पब्लिक कॉन्टेक्ट के लिए, और वैसे बेनिफिट 100% हमको मिलता है। वाह, इस तरह मैंने नॉन टेक्निकल आदमी होके बहुत ही मतलब गर्व वाली चीज़ है। आई मीन लाइक दिस इज रियली इंस्पायरिंग। दूसरा एक आपको बताता हूँ, मेरी कंपनी में समझ लो मैंने 88 में मॉन्टेड लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम ROC में रजिस्टर करवाया। और इसके रजिस्टर ROC क्या होता है? ROC मतलब रजिस्टर्ड, मतलब कंपनी का नाम रजिस्टर करने के लिए एक गवर्नमेंट अथॉरिटी। अच्छा, उसका फुल फॉर्म तो मेरे को शायद नहीं है, लेकिन तब से एक मेरे अकाउंटेंट रमेश भाई बारोट करके थे, अब रिटायर्ड है, लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट उनका भी मिला क्योंकि वो CA के वहाँ काम करते थे, तो अकाउंट वगैरह में, और मैं मेरे से बड़े भी है, अभी उनका शायद 80 साल चल रहा है, रिटायर्ड है। अच्छा, लेकिन उनको घर बैठे सैलरी में आज भी भेज रहा हूँ। वाह, जो भी तो थी, आपका बहुत बड़प्पन है। क्योंकि उनका सपोर्ट मेरे को नींव में से बहुत ज़्यादा मिला। दूसरा एक जयंती भाई परमार करके है, 90 से मेरे साथ है। अच्छा, पूरा समझ लो एडमिन उनके हाथ में है। वो हमको ऐसा बोले, कांति भाई ये चश्मे का कलर बदल दो, तो मुझे बदलना पड़ता है। अच्छा, मतलब इतना विश्वास पात्र आदमी है। और तीसरी बात यह कि अभी तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वफादार भी है और कंपनी को अपनी समझ के काम कर रहे हैं। और मैं कभी मेरे स्टाफ को स्टाफ नहीं बोला, मैं मॉन्टेज परिवार ही बोलता हूँ उनको। मैं कभी भी किसी को स्टाफ शब्द का यूज़ नहीं करता हूँ। वाह, और मेरी कंपनी में आज तक जितने भी लोग आए, मतलब समझ लो टेक्निकल, एडमिन और वर्कर, शायद ही लोग छोड़ के जाते हैं। बहुत और फार्मास्यूटिकल या दूसरी कंपनियों में लोग ढूंढते हैं कि यार हमारे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास एक्सेस स्टाफ रहता है। वाह, हम लोगों के कई कोई घर बना दिए, कई के बेटा बेटी की शादी करा दी, बाप रे, और कई लोगों के। और उसमें जो नीच है, मतलब कि जो स्वीपर वगैरह, एक हमारे एक कमिश्नर थे मिस्टर आडेसरा, उन्होंने एक बार मुझे बताया था, मेरा क्या है कि थोड़ा ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने बताया था एक मीटिंग में, हम साथ में बैठते थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे, कि गांधी भाई कंपनी में जाओ ना तो पहले उस स्वीपर को मनोमन नमस्कार करो। क्यों? अगर एक दिन स्वीपर नहीं आएगा तो आपका सब वॉशरूम वगैरह सब खराब हो जाएगा। सही बात। वर्कर या तो कोई स्टाफ नहीं आएगा तो चला लोगे आप, चलो भाई क्या होगा। तो पहले तो दिल से उनको न प्रणाम करो आप, सामने से तो नहीं कर सकते आप, बराबर। तो इसी तरह मैंने उनके घर वगैरह, मतलब टोटल व्यवहार, कई लोगों के घर बना दिए, किसी की प्लॉट दे दिया, किसी की कुछ भी न कुछ, मतलब एक दूसरा हमारा एक आज भी 35 साल के बाद भी नियम है कि लंच के टाइम पे टिफिन कौन नहीं लाता है। ओके, अभी तो कैंटीन चालू कर दिया हमने, लेकिन फिर भी वो जयंती भाई संभलते हैं, जो मैंने बोला। सॉरी, आपने ये बोला टिफिन नहीं लाते? हाँ, अच्छा, टिफिन नहीं लाते। हाँ, कोई लोग टिफिन क्यों नहीं लाते हैं, वर्कर। अच्छा, वर्कर लोग, तो उसका भी हम देखते हैं कि आज ये टिफिन नहीं लाया, कोई उपवास है, क्या है। तो कई लोग ऐसे भी थे, सब आज मैं खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता कभी। चंदी भाई होते थे कि गेहूँ नहीं थे, ये नहीं था, तो उसके घर में 12-50 किलो गेहूँ चले जाते थे। और क्यों, आपको मैं ये समझाऊं कि मेरा वर्कर अगर दिल से सुखी है, खाना पीना मिलता है, तो मेरी कंपनी में दिल से काम करेगा। वो भूखा प्यासा मेरे को क्या इनायत देगा। सही बात है, बहुत ही बड़ी। अगर इसके घर में फादर मदर बीमार है, उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है, तो उसका दिमाग तो घर में रहेगा। उसका बेटी है, या तो उसको पढ़ाई के लिए कोई
इसके पास सुविधा नहीं है, तो उसका दिमाग तो वहाँ रहेगा, मेरी कंपनी में क्या काम करेगा वो। ठीक है, आ गया 8 घंटे बराबर। और दूसरा, हम कमाते हैं कैसे, उन्हीं से तो कमाते हैं। सही बात, बहुत सही बात। आपके पास अगर स्टाफ नहीं है ईमानदार, तो आप क्या कमाओगे। ये पहले से मैंने मेरे दिमाग में सेट करके रखा। और बेटे भी मेरे दोनों ऐसे हैं कि मेरे ही रास्ते से चलते हैं। वेरी नाइस। जैसे दृष्टि का स्वभाव है, सेम टू वो। आज की तारीख में हम सेवा शब्द हमारे ब्लड में लिखा हुआ है। मतलब हम हमारी कंपनी में 2 ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं साल में, रेड क्रॉस के थ्रू। वो जो आते हैं गाँवों से लोग जिनको ब्लड नहीं मिलता है, उनको रेड क्रॉस वाले हमारी एक फ़ोन से ब्लड देते भी हैं। हमारे कंपनी में एक ऐसी टीम है 50 लोगों की कि जो किसी को आपको ब्लड चाहिए, ओ नेगेटिव है या ए बी नेगेटिव है, नहीं मिल रहा है, तो कंपनी में से जाएगा, हम रेड क्रॉस को बोल देते हैं आप दे दो, हम कर देंगे। वाह। बराबर। इसके बाद मैंने बताया था शायद आपको पहले कि हम एक किट देते हैं। अच्छा। 19 तारीख को, हर 19 को, क्योंकि मेरा बर्थडे 19 तारीख का है। अरे वाह, अच्छा। कई सालों से जो आर्थिक गरीब है, जिनकी पोजीशन नहीं है, उसमें आर्थिक का मतलब क्या है कि भाई कोई बीमारी वाला घर है, कमाई नहीं है, या तो कोई बूढ़ा बूढ़े, या तो कोई अकेले रहते हैं, कोई कमाई नहीं है, तो उसका सर्वे होता है। आपने बताया कि भाई ये फैमिली है, लेकिन हम सर्वे करते हैं इसका। अच्छा। और मेरा ड्राइवर, किट का मतलब क्या है कि उसमें 5 किलो गेहूँ रहते हैं, दाल, चावल, तेल, घी, मसाले, हर महीने अलग अलग चीज़ जाती एवरी मंथ। तो हर महीने 19 तारीख को मेरा ड्राइवर उनके घर पे जाके दे के आता है। और आज की तारीख में ऐसे करीबन एवरेज 30 और 35 फैमिली जो हम उनको किट भेजते हैं हर महीने 19 तारीख को उनके घर पे पहुंच जाती है। बराबर। क्योंकि मेरा एक उसूल है कि भगवान ने, मैं शुरुआत में जहाँ 69 में दुकान पे गया ना, आदिवासी एरिया में, तो 5 नया पैसा की चाय की पूड़ी की, 4 आने की शुगर, 2 आने का नमक, इस तरह मैंने व्यापार किया था। और मैंने बताया कि पहले से ही अपनी आर्थिक परिस्थिति तो जिस आदमी ने भूख, प्यास और गरीबी देखी है ना, उसको ही पता चलता है कि व्हाट इज गरीबी। सही बात है। और वो हमने देखी हुई है, तो हम आज भी सामने से किसी को देखते हैं। और दूसरा एक हमारी कंपनी का उसूल शुरुआत से रहा है, कोई भी नारी, लेडीज मजबूर हो, यंग हो, तो हम हमारी कंपनी में अगर ज़रूरत है कि नहीं तो भी रख लेते हैं। क्यों? कोई वीडो है, कोई और मजबूरी है, तो लोग फिर उसका गैर फायदा उठाती है। और ये जो अपना पेट है ना, वो कुछ भी करवाता है, कुछ भी। बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही, इसको कैसे बोलो, लाइक बहुत ही डीप थिंकिंग है यार। लाइक अगर इसको 2 टाइम का खाना मिल जाता है तो वो किसी भी पाप से बच सकती है। तो ये भी हमारा एक उसूल है कि कोई भी आओ, काम हो ना हो, एडजस्ट करो। हाँ, ईमानदारी से वो 4-6 महीने काम करेगा तो ठीक है, अगर उसकी नीयत खराब है तो उसको मना कर देते हैं। सही बात है, वो भी। ये सब हमारी लाइफ में चलता रहा है, चलता रहेगा। नहीं, और भगवान को, और भी मैं तो हमेशा मेरे जो परिवार को, मतलब स्टाफ को बोलता हूँ कि मेरी उम्मीद, मेरे मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेरी इस जीवन में लास्ट तक मैं मेरे परिवार, मतलब कंपनी में हजारों लोग काम करें, ऐसी उम्मीद के साथ भगवान को प्रार्थना करता हूँ। जरूर करेंगे हमारी कि इस जमीन पे मैंने जो नींव डाली थी, उसमें हजारों फैमिली को रोजी रोटी मिल सके। और जो भी आता है उनका नसीब का खाता है। सही बात। हम तो उसमें बीच में निमित्त है, हम कुछ भी नहीं करते, हम ब्रोकर है। ब्रोकर है, सही बात है, बहुत सही है। तो अच्छा, एक आपके सवाल के पहले एक दूसरी बात भी कहूँगा। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए। 1993 में मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। शादी में जा रहे थे फियाट में, 4229 GJ1K 4229 नंबर था उसका। और हम एक शादी में जा रहे थे प्रोफेसर की बेटी की, और ट्रक से गाड़ी एक्सीडेंट टकरा गई। तो मेरी मिसेज, मेरी बेटी 21 ईयर और मेरा ड्राइवर, मतलब वो किराए की थी गाड़ी तो, लेकिन तीनों वहीं स्पॉट में वहीं पर एक्सपायर हो गए। सॉरी, कौन था? आपकी बेटी, ड्राइवर और मेरी वाइफ। अच्छा। अरे, तीनों एक्सपायर हो गए।
दूसरा एक 2007 नवंबर 2001 में भी एक्सीडेंट हुआ था। दोनों बेटे की शादी के लिए ये सब लोग परचेज कर, फिर मैंने 94 में मार्च में दूसरा मैरिज किया। Right. जो भी है ना बेटे सही। और उनकी ये बेटी, दो बेटे जो हैं वो पहले वाले। लेकिन मेरे घर में आप आओगे साहब तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दूसरी शादी है। लोग इसको ये बोलते हैं कि तुमने यार बॉडी अच्छा मेंटेन किया, इतने बड़े बेटे हैं तुम्हारे। आज की तारीख में लोग ये बोलते हैं सही बात, या बराबर कि इतने बड़े बेटे हैं फिर भी आपको बॉडी बहुत अच्छी मेंटेन की। मतलब किसी को सोंग तक नहीं आएगी कि हमारे घर में हमने दूसरी शादी की है। और बेटी को भी दोनों भैया इतना अच्छा रखते हैं कि कोई शब्द नहीं है मेरे पास। वाह। और मेरे 4 भाई के परिवार में इसको एक अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा भाई क्या बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, अच्छा। कितनी इज्जत देते हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो इसके बाद ये 7 नवंबर 2001 में भी मेरा टोटल फैमिली का मतलब ब्रदर, छोटा ब्रदर जो विजयनगर रहता है उसकी मिसेज, सैनिक नहीं था क्योंकि वो बेलगांव में पढ़ रहा था। अच्छा। छोटा बेटा, उसकी फियांसी, सैनिक की फियांसी, छोटे ब्रदर जो एक्सपायर हो गए उनकी मिसेज, मतलब 7-8 लोग का एक्सीडेंट हुआ था। कार पलटी हो गई रात को। अच्छा। परचेज करके आ रहे थे तब, तो सबके कोई ना कोई फ्रैक्चर ये वो। श्रीपाल जो छोटा बेटा है उसका तो यहाँ से हाथ अलग, यहाँ से अलग। ब्रदर का ये बॉल जो आता है ना अपना, उसमें सब टूट फूट, मतलब सब में कोई तो सबको अलग अलग जगह मैंने एडमिट किया। हिम्मतनगर में 2 पेशेंट थे, अहमदाबाद में 2 थे, एक मणिनगर में था, उनको भी लगा था लेकिन उनका क्योंकि वो फ्रैक्चर नहीं हुआ था। इस तरह ये भी बहुत बड़ा हादसा था हमारा। मेरे बॉडी पे ऑपरेशन भी बहुत हुए, करीबन समझो 12 ऑपरेशन तो हो गए। 2-3 बार तो गया वापस आ गया, डॉक्टर ने बोला ले जाओ घर पे, लेकिन मैं घर पे नहीं, अरे वहाँ नहीं गया, घर पे आया। वाह। आई थिंक आप एकदम लिटरली वो जो आयरन मैन कहते हैं ना वो हो लिटरली। आई मीन आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात है, फादर मदर के आशीर्वाद बोलो, जो भी बोलो, अच्छे कर्म बोलो। क्योंकि मैं जब भी मतलब छोटी उम्र में भी मेरी यही बात रहती, हेल्प करना। मेरे पास जब में 1 रुपया है तो 50 पैसा मैं किसी को दान दे सकता था। यस, मेरे पास फिर क्या होगा मेरा, कभी मैंने नहीं सोचा और आज भी नहीं सोचता। और मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, तुम जितना भी लोगों के लिए सेवा में दान या तो समय का यूज़ करोगे, ऊपर से इतना तुमको किसी न किसी बहाने वापस मिल जाता है। सही बात है जी। और अभी आपने तो इतना शेयर किया राइट आपकी जर्नी के बारे में, तो जब भी मुझे आपसे वो जानना है, जब भी आपका बिजनेस आपने बताया कि एक सर्टन टाइम तक काफ़ी स्ट्रगल किया, उससे आप बाहर निकल के आए, तो घर में इतने साल कैसे एडजस्ट करते रहे? आपको सपोर्ट किस टाइप का मिला? कैसे एडजस्ट? हाँ, वो मैं बताना भूल गया, वो मैंने सोच के रखा था लेकिन निकल गया। नहीं, गुड। क्योंकि मैं समझ लो 31 दिसंबर 86 में जय भारत से मतलब दाल मिल से निकल गया। फिर मैंने फादर को बोला मैं वापस आ जाता हूँ। फादर ने मना किया कि नहीं, तुम वहीं रहो। और एक फादर ब्रदर, उनका सपोर्ट इतना मुझे मिला कि वहाँ से मेरा खाना पीना खर्चा मेरे को मिलता रहा। क्योंकि मेरी आमदनी वापस हुई अप्रैल 1990 से। तो 87, 88, 89 तक मेरे को मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत मिला। और दूसरा में भी क्या कि मैं कुछ न कुछ काम चिल्लर में करता रहता था। कुछ न कुछ काम तो करता ही रहता था कि कोई चीज़ वहाँ से परचेज की, यहाँ दी तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी अर्निंग कर लेता था। लेकिन मेन तो मेरी फैमिली, ब्रदर एंड फादर मदर, उनका सपोर्ट मुझे मिला तो मैं 4 साल टिक रहा। बाकी अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो आज की तारीख में जो हम आपको बता रहे हैं ये पोजीशन हमारी नहीं हो सकती थी। या तो मैं गांव में दुकान में बैठा होता, मेरे बच्चे भी कहीं छोटी दुकान करके बैठे हुए होते। अच्छा, दूसरी बात कि मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा बहुत एक्टिव है। मेरा बड़ा बेटा कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे नाइपर, और इसके बाद गुजरात ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। आज की तारीख में सेंट्रल ड्रग
मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी है। बहुत सारी इंडिया की कॉलेजों में लेक्चर देने जाता है। वाह, उनका नाम प्लीज बता दीजिए। श्रेणिक, डॉक्टर श्रेणिक शाह श्रेणिक शाह जी, राइट। कई संस्थाओं से ऐसे जुड़ा हुआ है। और दूसरा बेटा जो श्रीपाल शाह है, जिसने बीकॉम किया है, वो भी ऐसी छोटी मोटी संस्थाओं के साथ बहुत एक्टिव जुड़े हुए हैं। हाँ, जैसे मैं। और दूसरा कि मैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट कई सालों से प्रेसिडेंट हूँ। हमारे एरिया में करीबन 150 प्राइवेट लैंड में 150 फैक्ट्री है। दानदास अवगढ़ इंडस्ट्रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल फेडरेशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके बाद हम 2006 से जो ये प्राणी एनिमल एंड पक्षी, तो सेमी गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसमें कलेक्टर और प्रेसिडेंट एंड मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाह। और हमारे पास 2 गाड़ी है, एम्बुलेंस, ड्राइवर, डॉक्टर। आप फ़ोन करोगे भी यहाँ एक कबूतर कट के पड़ा है, तो हमारी गाड़ी 5-10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी। या तो कोई भी एनिमल, मतलब एनिमल और एनी। और दूसरा हम ये मकर संक्रांति पे कैंप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पतंग काइट, तो उससे कई पक्षी घायल होते हैं। पक्षी भी होते हैं, पशु भी होते हैं। तो उसके लिए 3 दिन का कैंप करते हैं 5-6 जगह पर अलग अलग। ये कहाँ होता है और कौन से? जैसे हिम्मतनगर मेन डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, अच्छा, तो वहाँ पर करते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ने दी हुई एक जगह भी, मतलब बिल्डिंग भी है, उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, तो सबको हम वहाँ रखते हैं। इस दूसरा एक हमारे पास वहाँ पर ही एक सेंटर रूम है, सेंट्रल रूम, तो घायल होने के बाद उड़ नहीं सकते समझो, तो उसमें रखते हैं। एक आदमी रखा है, सुबह शाम दाना पानी देता है उसको बराबर, और जब उठता हो जाए खुद चला जाए, वो बात अलग है। तो ये भी संस्था हम चलाते हैं। मतलब ऐसा छोटा मोटा काम करते रहते हैं। वाह, मतलब इस एज में भी आप बहुत कुछ करते हो, वेरी एक्टिव रहते हो। तो अब अगर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आई थिंक आपका जो अभी बिजनेस है, तो इसका टोटल कितना वैल्यूएशन होगा? मतलब वर्थ, मतलब टोटल वैल्यू। करेक्ट। टोटल वैल्यू मेरे हिसाब से हमने 1-2 साल पहले करवाई थी 180 करोड़। 180 करोड़ का। जी। वाह। और आज की तारीख में नया यूनिट जो बन रहा है वो करीबन 80 और 85 करोड़ का बनेगा। और आज की तारीख में आज की वैल्यू समझो निकालें हम, तो करीबन 300 करोड़ के आसपास होनी चाहिए आपके पूरे एम्पायर का। टोटल। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव यार, वेरी इम्प्रेसिव। अगर समझो जो लोग देखने वाले हैं, जिनको एस्पायरिंग बिजनेसमैन है, जिनको आपके जर्नी से इंस्पिरेशन लेके खुद का कुछ करना है, तो ऐसे कौन से टॉप 5 एडवाइस, टॉप 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके हिसाब से क्या दोगे बिजनेस एडवाइस? देखो सर, मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से ये तो बता सकता हूँ कि एक काम को पकड़ो तो कभी छोड़ो मत। उसमें विघ्न तो बहुत आएंगे, पकड़ के रखो। और काम पकड़ने से पहले इसके बारे में, जैसे मैंने कहा कि मैं 6 महीना एज ए लेबर अहमदाबाद में इंजेक्टेबल फैक्ट्री में गया, तो उसका बेस समझो। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम आप करते हैं तो मैं भी कर लूँ, नहीं। पहले बेस समझो आप, बेसिक बराबर। इसके बाद ये, और जो काम का बेस अगर आपको पॉजिटिव लगता है, देखिए वो आपके पास पैसा नहीं है, टेक्निकल पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो, तो मैं जैसे आ गया आप आ सकते हो। दूसरी बात, जो भी काम करने के लिए आप तैयार होते हो, तो आपके स्टाफ को मोटिवेशन करो। एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब टेक्निकल पर्सन में मेरे पास BSc वगैरह लड़के थे, तो एक नई प्रोडक्ट मार्केट में उस जमाने में आई थी, करीबन 96-97 में, पेंटाप्राजोल करके, जो एसिडिटी के लिए इंजेक्टेबल आता है पाउडर 40 mg। तो बहुत सारी कंपनी बनाती थी, हमने सोचा हम भी बनाए, हमारे पास जॉब वर्कर के लिए ऑफर भी आई, लेकिन वो इतनी सेंसिटिव प्रोडक्ट थी कि रिस्क लेना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पे 1 किलो पाउडर का शायद 4-4.5 लाख रुपया प्राइस थी, ओनली रॉ मटेरियल, पैकिंग अलग। तो उस टाइम पे हमारी कैपेसिटी भी तो इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी मैंने मेरे टेक्निकल स्टाफ को बुलाया, लेबोरेटरी वाला या तो प्रोडक्शन वाले। मैंने कहा देखो, अपने को ये रिस्क लेना है, मैं आपको 1 किलो पाउडर देता हूँ, बराबर। अगर सक्सेस हुए तो मेरे पास आना, तो फेंक देना, मैं ना पूछूंगा क्या हुआ, ना आप बताओ कि क्या हुआ। और हमने ये रिस्क लिया सर, और हम सक्सेस हुए, बराबर। तो मैंने करोड़ों का काम इस प्रोडक्ट पे किया, एक्सपोर्ट का और लोकल। तो अब साहस भी चाहिए साथ में। अकेला डिग्री और पैसे से कुछ काम नहीं हो सकता।
मेरे पास जब केडिकल का काम चलता था तो एम फार्म बी फार्म आते थे, तो वो खुद कहते थे यार हम नहीं कर सकते हैं, वो आप कैसे कर सकते हो। I think ये सबसे बहुत बड़ी विश्वास, अपने आप को छोटी मत समझो। और दूसरा एक बात और बता दूं, मेरे साथ कलेक्टर बैठा हो या मोदी बैठा हो, हमारा पीएम, मैं कॉन्फिडेंस से उनसे आज की तारीख में बात कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे इंग्लिश आती है कि नहीं आती है अब तो थोड़ी बहुत भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिस जमाने में नहीं आती थी तभी मेरे सामने कोई बैठा है, रिक्वेस्ट करता कि भाई देखो मैं बहुत इंग्लिश में पुअर हूँ, अपन और कोई लैंग्वेज हिंदी गुजराती में करेंगे तो ये शर्म मत रखो, बोल दो, बड़ा मत, अपने आप को बड़ा नहीं समझो। और तीसरी बात एक और बच्ची कि 91 से मैं मार्केट में आया और 6 दिसंबर को हर साल IPC इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा मेला लगता था, समझो ना, तो उसमें मशीनरी और प्रोडक्ट सबका स्टॉल लगता था बहुत बड़ा बड़ा। कभी कलकत्ता लगा, कभी मद्रास लगा, चेन्नई लगा, कभी बेंगलोर लगा, कभी अहमदाबाद में लगा, कभी बॉम्बे में लगा। लेकिन मैं ये नहीं समझता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊंगा। जाने का, अगर कुछ कोई मिल जाए तो इंग्लिश वाला टेक्निकल पर्सन साथ में ले लेने का, जाने का, 500 विजिटिंग कार्ड ले जाने का, सबके स्टॉल पे एक एक डाल के आने का। और मुझे सबसे बात तो मुझे अभी तक मैं ये जानता हूँ कि साहस जो आपने बोला ये कैसे आप में आई, मतलब क्या कारण है? क्योंकि काफ़ी लोग ये सुन के ट्राई करेंगे बट ये ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को नेचुरली या इजीली आ सके, राइट? तो आप में कैसे साहस? तो मैंने कहा ना, करेज कहाँ से आया? मैंने कहा ना, मैं क्या है कि हर चैलेंज को चैलेंज बना देता हूँ। जैसे एक और बात है कि मुश्किल को मुश्किल में डाल दूँ, बराबर। तो उसमें से मैंने सीखा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यूनिट बनाने में या कोई भी, आप शायद आपने जो एजुकेशन लिया उसमें भी आपको कई बार कुछ न कुछ तो बाधाएं आई होगी, फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। तो इसी तरह बिजनेस में भी बाधाएं तो बहुत आएगी। मैंने क्या कहा, 9 महीना में कैडिला में स्कूटर लेके जाता था, 80 किलोमीटर था, एवरीडे 160 किलोमीटर जाता था। तो जो चीज़ पकड़ी उसको छोड़ो मत, क्यों नहीं देगा वो। और अपॉइंटमेंट दी मुझे, मैं बहुत कमाया, मतलब छोड़ो मत। इसमें भी मैं भी ये सवाल पूछना भूल गया कि आप 9 महीने लगातार ट्राई करते रहे, तो कैसे आपको लगा कि यार होगा? मतलब ये तो मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं तो हार मान जाता था। आई एम लाइक कि यार 9 महीने तो बहुत ही बड़ी बात है। कुछ तो आपको लगा होगा ना कि नहीं मुझे पता है। उसमें क्या था कि मुझे उनकी दुखती रग मालूम हो गई थी कि उनको यूनिट तो कहीं से लेना है, मेरा ले या किसी और का ले। अच्छा, कैडिला उस टाइम पे, उस जमाने में, मतलब कि 1991 में करीबन 25-30 यूनिट से टैबलेट ये वो बनाती थी, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्शन जो था वो लिमिटेड था, बराबर। तो मुझे ये भी पता था कि वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह तो बनाता ही है, बराबर। और उनको अगर मैं 9 महीने तक नहीं जाता, 2 महीने जाके छोड़ देता तो मेरी जगह कोई और ले लेता। तो उसको पकड़ के रखना जरूरी था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सही। इसलिए तो मैंने बोला काम को पकड़ो, छोड़ो मत। और एक सवाल, मे बी ये लास्ट सवाल होगा कि इतने सालों में बिजनेस में आपको क्या आपकी टॉप 5-6 या गलतियां लगती है कि आप, अगर आपको वापस चांस मिले पीछे जाने का, तो आप क्या नहीं करोगे? मैं एक तो मार्केटिंग नहीं करूँगा कभी। दूसरा, कल बेटों से बात हुई, एक यूनिट बिकने वाला था वहाँ पर, हमारे नज़दीक है, 25 किलोमीटर, नया बनाया है, लेकिन वो हार गए। उसमें टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड एंड ऑइंटमेंट डिपार्टमेंट है। तो कल ही मेरे बेटे से बात हुई, दोनों से, कि भाई ये यूनिट अपन परचेज कर ले। बेटों ने बोला नहीं, अपन ने जो इंजेक्टेबल में जीत की है और इंजेक्टेबल अभी अपने वश में है, तो ये जिसको बोलते हैं गुजराती में बोलते हैं चकला चुंथवा, मतलब कि झंझट वाली चीज में क्यों हम जाए। अब उसी में अपन दिमाग लगाया, तीसरा यूनिट बना रहे हैं, कल अच्छा होगा तो चौथा बनाएंगे, लेकिन अपने पास जो ये 35 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसी में क्यों ना हम जाए।
बराबर। तो एक तो ये हम गलती नहीं करेंगे कि इंजेक्टेबल प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे कोई प्रोडक्ट पे जाएंगे। और कोई ऐसी आपको लगता है कि और कोई ऐसी जो गलती आपसे हुई हो आप नहीं दोहराओगे? मे बी आपने जो विश्वास रखा था वो MR लोगों पे। हाँ, ये भी तो मैंने इसलिए बोला ना, मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा। हाँ। वो जो मैंने धोखा खाया था 5 करोड़ का, इसलिए बट आज वो की तारीख में सभी को होता है ऐसे धोखे? अरे बहुत सारी कंपनी, हाँ, अच्छा। मैं अकेला नहीं हूँ। धोखा या तो मार्केटिंग में समझ लो, सामने वाला जो इनका एजेंट होता है स्टेट, दूसरे स्टेट में या तो कहीं भी, वो भी धोखा देता है, पैसे नहीं देते हैं। अब दूसरा क्या है कि आप केस करोगे तो आज की तारीख में इंडिया में करोड़ों केस। करोड़ों। मेरी मम्मी खुद कोर्ट में थी, मतलब। तो क्या होता है कि 20 साल 25 साल आप लास्ट नीचे की कोर्ट में जाओगे, इसके बाद ऊपर सेशन में जाओ, इसके बाद हाई कोर्ट जाओ, इसके बाद सुप्रीम में जाओ, तो तुम्हारी लाइफ तो पूरी हो गई। सही बात है। मतलब मेरा एक ये दूसरा यूज़फुल है, लड़ो मत। आपने मेरे 1 लाख रुपए खा लिया, आपका चेक भी मेरे जेब में, लेकिन मैं 138 नहीं करूँगा। क्यों लड़ूंगा? जाने दो भाई। तीसरा एक यूज़फुल ये भी है कि मैंने किसी पार्टी से 5 साल में 50 लाख रुपए कमाए, और बाद में समझो कि 6ठे साल में वो मेरे को 10 लाख रुपया नहीं दे सकता। तो 5 साल वो आदमी ईमानदार रहा है। ओके, अब 10 लाख नहीं देना वो उसकी कुछ मजबूरी होगी। और 5 साल में हमने 50 लाख कमाए हैं, तो 10 लाख को भूल जाओ ना। अगर इसकी नीयत ठीक होगी तो वो 10 साल के बाद सामने से आएगा। ये भी एक अच्छा उसूल है। आदमी क्या करते हैं, सब कोई भी फील्ड वाला लड़ने में रहता है बिजनेस में। उस पर 138 कर दो, इस पर सिविल केस कर दो। अरे दिमाग मत खराब करो। तुम कोर्ट, पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल कभी मत जाओ। लास्ट में जब मजबूरी हो हॉस्पिटल जाना पड़े तो जाओ, बाकी पुलिस एंड कोर्ट कभी नहीं जाना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच। मीन इसी के साथ हम लोग हमारा पॉडकास्ट खत्म कर सकते हैं, बट थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू तो मेरे को आपको बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर कीपिंग अस इंस्पायरिंग।